हूबहू ऐसे ही लिखना है, चाहे वो महावीर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर जैन धर्म क्वेश्चन में रहे, यही चीज़ आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैन धर्म बहुत ही पुरानी धर्म है, प्राचीनतम धर्म है। प्राचीन इतिहास में धार्मिक आंदोलन में ये एक अहम हिस्सा है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वह महावीर थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में महावीर स्वामी का एक अहम रोल है, ठीक है, अहम भूमिका है। इसी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। एवं इनके समकालीन यानी इन्हीं के समय के काल के समय या फिर इसके बाद बौद्ध धर्म, ठीक है, यानी जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आई थी। यानी सबसे पहले जैन धर्म आया, उसके बाद फिर बौद्ध धर्म आया। और दोनों धर्मों में कहीं ना कहीं कुछ कुछ समानताएं देखी गई है। ठीक है, बहुत कुछ दोनों में मिलता जुलता है। जैसे कि इन दोनों ने क्या किया था, वेदों के ज्ञान को सर्वोच्च नहीं माना था। जो वेद के ज्ञान थे उनको सही नहीं माना था, साथ ही साथ सबसे ऊंचा दर्जा नहीं दिया था। साथ ही साथ दोनों जो धर्म है, चाहे वो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्म ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उनको ईश्वर पर विश्वास नहीं था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव या फिर इसका नाम आदिनाथ भी कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों एक ही तीर्थकर का नाम है। ठीक है, तो ये संस्थापक थे, यानी ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। ये 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर महावीर। देखिए तीर्थकर की अगर बात करें बहुत सारे थे, 1 से लेकर 24 सारे थे, लेकिन आपको केवल और केवल इन्हीं 3 के बारे में ही समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में 100% इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर बात करें, अच्छा ट्रिक की अगर बात करें, ट्रिक मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कैसे याद करना है। तो याद रखिएगा ट्रिक क्या है, ऋषभदेव। यहाँ पर पहला जो शब्द है वो आपका री है, और री से हम लोग क्या रिलेट करते हैं, ऋषि मुनि, यानी वो सबसे पहले आए थे। ठीक है, धरती पर। और ऋषि मुनि सबसे पहले जब आए थे, इसका मतलब पहले तीर्थकर क्या हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से, ऋषभदेव। उसी तरीके से अगर 23वें तीर्थकर की अगर बात करें तो इसको याद नहीं करना है कि कौन था 23वां तीर्थकर, बस ये पार्श्वनाथ याद रहना चाहिए। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 24वां तीर्थकर आपको याद करना है कि ये महावीर थे। पहला ऋषभदेव याद करना है, 24वां महावीर थे, 23वां ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये पार्श्वनाथ थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में आपको पूरी जीवनी लिखनी होगी इस तरीके से। यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीके से बताया, आपको लंबा सा थोड़ा सा वाक्य बनाना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व या किसी किसी किताबों में 599 ईसा पूर्व भी दिया है। मैक्सिमम किताबों में आपको 540 ईसा पूर्व ही मिलेंगे। तो 540 ईसा पूर्व या फिर 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडाम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी वहाँ पर हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। बहन का नाम सुदर्शना था। भाई का नाम नंदीवर्धन था। अब नंदीवर्धन जो भाई थे, जब ये 30 वर्ष के उम्र में महावीर जो स्वामी थे वो घर को जो छोड़ने का फैसला लिए थे, वह कहीं ना कहीं इन्हीं से ही वह इजाज़त लेकर लिए थे। आगे जाकर जैन धर्म को अपनाए थे। ये अपने भाई से यानी नंदीवर्धन से इजाज़त लिए थे, इसके बाद ये घर को त्याग दिए थे, क्योंकि घर को कहीं ना कहीं देखना, उनको चलाना भी जरूरी है, इसलिए इनकी इजाज़त लेना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद इनके पुत्री का नाम, ठीक है, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शी था। बहुत जगह पर आपको अनुज्या भी नाम मिलेगा। अब इनकी जो पुत्री थी उसकी शादी जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ था, और यही थे इनके दामाद महावीर स्वामी के, और यही थे प्रथम शिष्य। प्रथम यानी पहले स्टूडेंट अगर बोला जाए तो ये पहले शिष्य थे किनके, महावीर स्वामी के थे। और महावीर स्वामी ने पहला जो उपदेश था वो राजगिरा में दिए थे। आगे देखिए, महावीर ने 30 वर्ष में यानी 30 साल में घर को त्याग कर दिए, घर को छोड़ दिए। उसके बाद नालंदा चले गए। ठीक है, नालंदा बिहार में है, नालंदा चले गए और वहाँ 6 वर्ष तक रहे। देखिए 30 वर्ष के बाद वह घर छोड़ दिए, फिर वह नालंदा में 6 वर्ष रहे। इसके बाद 6 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी यहाँ पर 6 वर्ष रहे और इसके 6 वर्ष बाद, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर 6 साल रहे और फिर इसके 6 साल के बाद इनको राजगिरा जाम्भिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 30 और 6 यहाँ पर 36 और फिर प्लस 6 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय इनकी उम्र 42 वर्ष थी। इनको कैवल्य यानी ज्ञानी के नाम से बोला गया। ठीक है, जैसे कैवल्य को क्या बोला जाता है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो महावीर स्वामी को 42 साल की उम्र में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए इनको कैवल्य बोला जाता था। एवं जिन यानी विजेता भी बोला जाता था।
ठीक है। जिन का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना। विजय प्राप्त कर लेने का मतलब है लड़ाई लड़के विजय प्राप्त नहीं करना है, विजय प्राप्त करना है ज्ञान हासिल करके। इतना ज्ञान आप हासिल कर लो जितना ज्ञान पृथ्वी में किसी आम इंसान को नहीं हो सकता है, तो उसी को बोला गया यहाँ पर जिन, यानी विजेता हासिल कर लिया ज्ञान की प्राप्ति में कैवल्य, उसी को विजेता ही कहा जाता है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। तो आपको करना क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जैन धर्म के बारे में परिचय दीजिएगा। परिचय देने के बाद महावीर स्वामी के बारे में परिचय दीजिएगा और उनके अंत तक आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनकी मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर देखिए 72 वर्ष में, ठीक है, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स वाइज सजाकर लिखते जाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जानकारी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में कि जिन का मतलब होता है विजेता। जिन किसको बोला जाता था, जो ज्ञान की प्राप्ति करके विजय हासिल कर लेते थे। तीर्थकर किनको बोला जाता था, तो जो गुरु होते थे, या फिर इसको आचार्य भी बोला जाता है या फिर नेता। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताया जैसे कि हिंदू धर्म में जो अवतार होते हैं, ठीक है, भगवान के अवतार होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी जैन धर्म में ये भी एक अवतार ही थे, ठीक है, या फिर गुरु थे या फिर नेता थे, जो जैन धर्म के बारे में सभी को जानकारी देते थे। उनको कैसे अपनाना है, इसमें क्या क्या आपको नियम कानून फॉलो करना है, वो सारी जानकारी वही देते थे। इसके बाद देखिए जैन साहित्य के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में जैन साहित्य यानी जैन धर्म के बारे में कहीं ना कहीं किसी साहित्य में लिखी होगी, उसी को जैन साहित्य बोला गया है। तो उस साहित्य का नाम था आगम, ठीक है, उसे आगम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। जैन साहित्य का नाम आगम था। इसमें 12 अंग और 12 उपांग थे, ये भी याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर 5 नहीं होगा, पिछले वीडियो में यानी पुराने वीडियो में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था और मिसप्रिंट भी हुआ है, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, समझिए बात को। यानी जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 4 महाव्रत दिए थे, ठीक है, कि अगर आपको जैन धर्म के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति करना है, दुनियावी दुखों से आपको हटना है, दुनियावी मोह माया से आपको छुटकारा पाना है, तो कहीं ना कहीं 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने टोटल 4 महाव्रत दिए थे। पहला जो था वो आपका अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो रट लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और ये जो 5वां है ना, वो ब्रह्मचार्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है, या महावीर ने आखिर में दिया था, जो 24वें तीर्थकर थे। सबसे पहला महाव्रत था, सबसे पहला नियम था, ठीक है, किसी भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अहिंसावादी आपको बनना है। अहिंसावादी कहने का मतलब है आपको झगड़ा नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, ना ही किसी को कड़वी बातें बोलनी है जिससे हिंसा जैसी भावना उसमें आ जाए और उसके बाद फिर वह हिंसक बन जाए, यानी आपको अहिंसावादी रहना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको सत्य बोलना है, हमेशा आपको सत्य के रास्ते पर ही चलना है, चाहे किसी तरीके से कुछ भी आपकी हालात हो जाए, चाहे आपका मौत भी आ जाए, फिर भी आपको सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद आपका आ जाता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है, ठीक है। चोरी नहीं करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग बिना इजाज़त के ले लेते हैं, ठीक है, उनके गैर हाजिरी में हम लोग उसको चुरा लेते हैं, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आपका चौथा नंबर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रहण नहीं करना है, जमा नहीं करना है, धन संपत्ति जो भी उसको जमा नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, धन संपत्ति के मोह में नहीं आपको रहना है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को भी लूटना नहीं है। इसमें भी आपका लूटना हो सकता है, लेकिन इसमें लूटना क्या है कि किसी को आप धोखाधड़ी करके उससे जायदाद जमीन वगैरह हासिल कर रहे हो, तो ये भी चीज़ इसमें नहीं करना है, यानी सीधा बात है आपको पैसे नहीं संग्रह करने हैं, ठीक है। लास्ट में आपका आता है महावीर स्वामी का चौथा महाव्रत यानी ब्रह्मचार्य। इनके बिना भाई ये सारा चीज असंभव है। अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचार्य अपनाता नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चारों में से कोई ना कोई एक वो जरूर करेगा, क्योंकि अगर ब्रह्मचार्य नहीं अपनाएगा तो किसी औरत से जरूर विवाह करेगा, ठीक है, या फिर औरत के चक्कर में जरूर रहेगा। जब वह किसी औरत के चक्कर में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो धन इकट्ठा करना उनकी मजबूरी रह जाएगी। यही तो है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मचार्य के बिना ये चारों चीज़ अधूरा था, इसीलिए महावीर स्वामी ने इस महाव्रत यानी 5वें महाव्रत को यहाँ पर ऐड किया। उम्मीद करते कि ये सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो त्रिरत्न होता क्या है? त्रिरत्न कहने का मतलब है अगर आप जैन धर्म में हो या फिर बौद्ध धर्म में हो, उसमें अगर आपको प्रवेश करना है तो उसके लिए कुछ नियम कानून है, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप उस धर्म में जाओगे तो उसमें क्या क्या नियम है वो स्टेप बाय स्टेप इसी त्रिरत्न में दिया गया है, जो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या आपका सम्यक ज्ञान। सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण,
या पूरे तरीके से। ज्ञान का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, नॉलेज। तो इसमें इंद्रियों से जो आपके इंद्रिय है, जैसे कि सुनना, ठीक है, जैसे कि कान हो गया, उसके बाद आपका देखना या फिर त्वचा, इसी तरीके से आपके जो जितने भी इंद्रिय हैं, तो उस इंद्रियों से, उसके बाद सुनने से या फिर किसी वस्तु को देखने से या फिर अलौकिक शक्ति से या फिर मन की बातों को जान लेने से, इन सभी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी अगर आप चाहो तो अपने इंद्रियों के आधार पर इनको कंट्रोल करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, या फिर सुन के भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, या फिर किसी वस्तु को देखकर, या फिर किसी अलौकिक शक्ति द्वारा भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, या फिर किसी की मन के बातों को जानकर भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। ये आपका सम्यक ज्ञान हो गया। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट्स में अगर बात करें सम्यक दर्शन, तो इसमें जैन तीर्थकर ने जो उपदेश बताए उन पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, वो भी श्रद्धा के अनुसार अटूट विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके माइंड में कपटी है किसी तरीके से तो फिर आप जैन धर्म नहीं अपना पाओगे, इस धर्म में आप प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, मन से आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे इस धर्म में। यानी जैन तीर्थकर के जो भी उपदेश है उसको, उस पर विश्वास रखना, आपको श्रद्धा रखना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये विश्वास और श्रद्धा सम्यक दर्शन में होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस उपदेश में बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं, यानी यहाँ पर आपको विश्वास रखना होगा। तो किन किन उपदेशों पर विश्वास रखना होगा, ये उपदेश भी बताए गए हैं जैन धर्म के द्वारा। तो देखिए, पहला आपका संदेह से दूर, यानी आपके माइंड में किसी चीज़ के प्रति, जैन धर्म के चाहे वो नियम कानून हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उन सभी के प्रति आपको संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संदेह का मतलब होता है मन में किसी तरीके से द्वेष पैदा होना या मन में किसी तरीके से कपट पैदा होना, तो वो सारा चीज़ आपको नहीं करना है। सांसारिक सुख, जो भी सांसारिक सुख है, दुनिया का जो भी सुख है, उसको तो भाई आपको छोड़ना होगा। इसके अलावा अपने शारीरिक लाभ के लिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप अच्छे अच्छे भोजन करते हो, तो वो सारे चीज़ आपको त्याग करना होगा। इसके अलावा मन भटके हुए मार्ग, अगर आपका मन जो है वो भटक रहा है, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो ना, अभी के तौर पर अगर बताओ एक सच्चाई, इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है अभी, ठीक है, पहले के विद्यार्थी में और अभी के विद्यार्थी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। थोड़ा सा वीडियो अगर देख रहे हो तो समझ लेना, ये दिल से बोल रहा हूँ और दिल में आपको उतारना होगा। पहले के विद्यार्थी मोबाइल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, किताबों को पढ़ते थे, और किताबों को पढ़ने में वो कहीं ना कहीं अपने मन को एक जगह व कंसंट्रेट करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, वो मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल में भटकाने के लिए, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया में चीज़ें आ गई है। जो शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब में, अगर वो पहले नहीं था तो कहीं ना कहीं आप लोग लॉन्ग वीडियो पर फोकस करते थे, और लॉन्ग वीडियो में कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो जरूर देखते थे। लेकिन जैसे आप स्क्रीन खोलोगे यूट्यूब का, आपके पास शॉर्ट वीडियो आ जाएंगे, तो उस तरीके से आपका मन एक जगह नहीं रहता। आप पढ़ने के लिए भी जा रहे हो लेकिन फिर भी आपका मन स्थिर नहीं है, मन आपका भटक रहा है। तो इसीलिए आज के विद्यार्थियों की जनसंख्या भले ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जनसंख्या पहले के मुकाबले 50% घट चुकी है। जी हाँ, नॉलेज तो है ही नहीं, ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना होगा। भले आपको तकलीफ लग रही हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तकलीफ नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मन भटके हुए मार्ग में नहीं जाना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। जो चीज़ आपको बताया जा रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ अधूरे विचार से विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका क्या सपना है, एक बड़ा सा महंगा सा कार लेना, एक बड़ा सा आपका फ्लाइट होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जो अधूरे विचार है, इससे आपको ज़्यादा विचलित नहीं होना है। ये सारे विचार को त्याग देना होगा, छोड़ देना होगा। इसके बाद सत्य पर अटल होना है। भले ही आपको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, फिर भी आपको सत्य ही बोलना है, उस पर अटल रहना है। इसके बाद मन में सभी के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। जैसे किसी तरीके से अगर मैं आपको आज के टाइम में अगर बताऊं, आज के टाइम में एक शिक्षक को भी यूट्यूब में वीडियो के व्यूज़ के माध्यम से देखते हैं, आंकते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए विद्यार्थियों को। मेरा मानना है अगर आपको कोई नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनको शिक्षक के तौर पर मानना होगा। और शिक्षक, सारे धर्मों में शिक्षक को माँ बाप से ज़्यादा दर्जा देने के लिए दिया गया है। और आप वीडियो के व्यूज़ के माध्यम से उनको आंकते हो, उनको कहीं ना कहीं भला या फिर बुरा बोलते हो, तो ये एक धर्म के आधार पर अपराध है। आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने अपने माता पिता से अपने धर्म के बारे में पूछेगा, क्या किसी शिक्षक को गाली देना, अनाप शनाप बोलना, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से आपको माइंड में द्वेष नहीं रखना है, मन में सभी के प्रति आपको प्रेम भाव रखना है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर सोच रहे मैं आपको बोल रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा। ये आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ ताकि आपका माइंड यहाँ पर पॉइंट्स में फोकस करे, ठीक है। मेरे पढ़ाने का यही तरीका है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है आपका, अंधविश्वास से दूर, पाखंडियों से दूर। पाखंडी किसे कहा जाता है? अंधविश्वास से दूर रहना किसको कहा जाता है?
ये जरूरी नहीं कि जो जादू से चिड़िया उड़ा देते हैं या फिर पैसा ले आते हैं तो वही पाखंडी है। पाखंडी उसे भी बोला जाता है जो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करता हो, कहीं ना कहीं आपको झूठे चीज़ों में फंसाए रखता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो, ठीक है, तो वो भी पाखंडी है। धोखेबाज व्यक्ति भी पाखंडी है। तो इन सभी व्यक्तियों से भी दूर रहना है, ठीक है। अंधविश्वास को आपको उजागर नहीं करना है, ठीक है। भारत में अगर देखा जाए अंधविश्वास इतना बड़ा विश्वास बन चुका है कि समझिए कि इसका एक साम्राज्य है। ये हो गया आपका पॉइंट्स 8। तो इसी तरीके से इन सभी उपदेश को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये जो आपका दूसरा पॉइंट है सम्यक दर्शन, इसको फॉलो कर देते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो तीसरा है आपका, ठीक है, तीसरा जो रत्न है सम्यक आचरण भी इसको बोला जाता है या फिर सम्यक विचार भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर अलग भी इसके नाम है। सम्यक आचरण में क्या था, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो चुकी है तीर्थकर द्वारा उनको लागू करना, अपनाना। इसके अंतर्गत इन सभी नियम को कौन अपनाते थे? 2 कैटेगरी के यहाँ पर भिक्षु होते थे। भिक्षु कहने का मतलब है जो जैन धर्म को अपनाते थे। एक थे आपका जिन पर 5 महाव्रत जो अभी मैंने बताया ना वो नियम लागू हो जाते हैं, और दूसरा जो भिक्षु थे कहीं ना कहीं वो जैन धर्म को अपनाते थे लेकिन वह 5 महाव्रत को नहीं अपनाते थे, ठीक है। वह शादीशुदा गृहस्थी बसा चुके हैं, ठीक है। अब जो शादीशुदा कर चुके हैं उसके बाद जैन धर्म के बारे में पता चला उनको, तो वह जो अपनाएंगे तो वो नहीं छोड़ना चाहते तो भी वह जैन धर्म को अपना सकते हैं। उसके लिए अलग नियम कानून जैन धर्म में था। तो यही चीज़ यहाँ पर सम्यक आचरण में था। 2 ही चीज़ आपको लिखना होगा कि इसमें ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो तीर्थकर थे वह भिक्षुओं को 5 महाव्रत को फॉलो करने के लिए बोलते थे, और अगर जो शादीशुदा ज़िंदगी गृहस्थी बसा चुके हैं तो उनके लिए अलग कानून था जैन धर्म को अपनाने का। आगे हम लोग बढ़े जैन धर्म का विश्वास। तो जैन धर्म के विश्वास में आपको क्या क्या लिखना है? बहुत ही सिंपल है। पहला आपको ईश्वर लिखना है, संसार, आत्मा, कर्म, उसके बाद आपका प्राणवन, इसके बाद आपका अहिंसा, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। जैसे कि ईश्वर में यानी वो लोग विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, कोई भी ईश्वर नहीं है। संसार के बारे में उनका मानना था कि संसार अनाश्वर है, अनाश्वर मतलब उनका नाश नहीं होगा, इसी तरीके से वह चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आत्मा के अगर बारे में बात करें, जैसे हमारे शरीर में जो आत्मा है तो वह आत्मा पर विश्वास रखते थे, और उनका मानना था यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। जैसे ही मरती है फिर दूसरे रूप में दूसरे शरीर में वह आत्मा प्रवेश कर जाती है। यानी अगर बोला जाए वो कर्म पर विश्वास रखते थे। अगर आप इस जन्म में कुछ कर्म करोगे तो अगले जन्म में आपको उसी कर्म के आधार पर ही उन चीज़ों में आपको बनाया जाएगा, जन्म दिया जाएगा। इसके बाद देखिए प्राणवान। प्राणवान में क्या आपका दुनिया की सारी चीज़ों में प्राण होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, जल इत्यादि। उनका मानना था कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं है, सभी में जीव मौजूद है। अहिंसा यानी जीवों के प्रति अहिंसा, यानी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। यह मुंह पर कपड़ा बांधकर और साथ ही साथ नंगे पैर चलते थे। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि अगर जो पहले के टाइम में जो चप्पल होता था वह कहीं ना कहीं कठोर था, पत्थर का होता था या फिर लकड़ी का, तो उस चप्पल के नीचे बहुत सारे चलते समय कीड़े मकोड़े आ जाते थे जो मर जाते थे, और वह कहीं ना कहीं कोई भी प्राणी हो वह किसी को नहीं मारना चाहते थे, इसलिए वह नंगे पैर चलते थे और मुंह में कपड़ा इसलिए बांधते थे अगर कोई भी कीड़ा उनके मुंह में प्रवेश कर जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान पहुंचेगी, उनका मृत्यु हो सकता है, इसीलिए वह मुंह में कपड़ा बांधते थे। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका जैन धर्म का विभाजन, कि जैन धर्म किस तरीके से 2 भागों में बटा। ठीक है, आप लोग अगर कहीं पर देखे होंगे एक जैन धर्म के आज के टाइम में भी कोई व्यक्ति मिलेंगे जो सफ़ेद कपड़े पहनते होंगे, ठीक है, और दूसरे जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये दोनों भाग में कैसे बटे? शुरुआत में एक ही था, तो देखिए ध्यान से, जैन धर्म 2 भाग में बट गया। पहला था आपका श्वेतांबर जो कपड़े पहनते थे श्वेत श्वेत, ये स्थूलभद्र मगध में रहने वाले थे। ठीक है, स्थूलभद्र इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। दिगंबर की अगर बात करें तो इनके गुरु भद्रबाहु थे, ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। समझिए क्या मामला था। जैसे कि मगध में क्या था, मगध यानी बिहार की बात हो रही है, 12 सालों तक भीषण अकाल पड़ा था। यानी 12 साल तक अगर अकाल आता है कहीं पर, सोचिए ना, 1 साल अगर अकाल आ जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर 12 साल तक अकाल आया था, तो भाई यहाँ पर लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, यहाँ से दूसरी जगह वह पलायन करेंगे, यानी चले जाएंगे छोड़कर जहाँ पर उनको आश्रय मिलेगी। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए। कर्नाटक कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। यहाँ पर दक्षिण भारत लिखा गया है। जो भद्रबाहु थे वह अपने अनुयायियों को, अनुयायी कहने का मतलब है इनको जो मानने वाले थे जैन धर्म में, उसको लेकर वह कर्नाटक चले गए। अब आपको समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके साथ कि सर हम लोग याद कैसे करेंगे कि कौन मगध को छोड़कर गया था, कौन मगध में रहा था। तो देखिए ट्रिक याद करिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या, भा से भद्रबाहु, तो भा से भागना भी तो होता है।
यानी जो मगध को छोड़कर भागे थे वह कहीं ना कहीं भद्रबाहु थे। ये ट्रिक आप यूज़ कीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यानी वो चल गए थे कर्नाटक, जबकि जो स्थलभद्र थे उसके अनुयायी मगध में ही रुक गए। बाद में जब कुछ दिन के बाद भद्रबाहु वापस लौटा तो मगध के साधुओं ने उनका मतभेद हो गया, यानी मगध के साधुओं में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद हो गया। ठीक है, और इसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में जैन मत 2 हिस्सों में बट गया, यानी 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। एक कहलाए श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। साथ ही साथ श्वेतांबर जो है, इनके नियम में क्या था कि स्त्री भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, बिल्कुल अधिकार था। और ये जो थे वह प्राचीन जैन ग्रंथ को ज़्यादा अधिकार देते थे, उन्हीं के रास्ते पर ही चलते थे, उन्हीं को ही मानते थे, जैन धर्म का जो भी प्राचीन ग्रंथ था। इसके अलावे अगर बात करें दिगंबर की, तो दिगंबर नग्न रहते थे, साथ ही साथ स्त्री मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते थे, इसमें स्त्रियों को अधिकार नहीं था। अच्छा, यहाँ पर जो नग्न रहते थे वो पुरुष ही रहते थे, स्त्री में ऐसा नियम कानून नहीं था। इसके अलावा सारे जैन ग्रंथों का ज्ञान भद्रबाहु को था, यानी इनके जो अनुयायी थे, जो दिगंबर थे, इनका मानना था जो भद्रबाहु थे उनको पूरा जैन ग्रंथ का ज्ञान हो चुका है, तो ये जैन ग्रंथों पर उतना निर्भर नहीं रहते थे, इन्हीं को ही सारा कुछ मानते थे। जबकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा महत्व देते थे प्राचीन जैन ग्रंथ को। पिछले बार मैंने जैन धर्म को 2 वीडियो में कवर किया था, यानी 2 पार्ट में। इस बार मैं इसको एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक वीडियो को देखकर चले जाते हैं, दूसरे वीडियो को नहीं देखते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है, और मैं नहीं चाहता कि विद्यार्थियों का नुकसान हो, इसीलिए इसी वीडियो में दोनों पार्ट को कवर कर रहे हैं। जैन धर्म के बारे में हम लोग कहाँ तक देखे थे कि 2 पार्ट में वो बढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे जैन धर्म की जो संगीतियाँ थी, इसके अलावा जैन धर्म की देन क्या था। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, स्यादवाद और अनेकांतवाद, इसमें क्या अंतर है, इसको कैसे लिखेंगे। अनेक किताब में इसका जो आंसर है ना वो बहुत उलझुल वाला है, समझ में नहीं आएगा। सिंपल लाइन में इसको समझाया हूँ, उसी तरीके से आपको वहाँ पर डाल देना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ बोलो या फिर सभाएँ बोलो, सभा समझते हो ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, संगीतियाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जैन सभाएँ जो हुई थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी और किस वर्ष हुई थी वो देखिए। सबसे पहली जैन संगीति या फिर प्रथम जैन सभा 312 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था, और ये हुआ था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए ये तो समझ गए पहला वाला। ईस्वी याद रखना है कम से कम, किसके शासनकाल में, तो मौर्य शासक के शासनकाल में, और कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे, अध्यक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरी जैन संगीति जो जैन सभा हुआ था वो 572 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ईस्वी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 572 ईस्वी में गुजरात बल्लभी नामक स्थान में हुई थी, यानी गुजरात के बल्लभी नामक स्थान में हुई थी। इसकी अध्यक्षता यहाँ पर हो जाएगा क्षमा शरवण ने की थी। ठीक है, क्षमा शरवण ने। आगे देखिए जैन धर्म की देन के बारे में समझेंगे। यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है ना कहीं ये कमियां में आना चाहिए, जैन धर्म की देन में नहीं आना चाहिए था। जैन धर्म भारत में उतना व्यापक नहीं फैला जितना बौद्ध धर्म फैला था। जी हाँ, बौद्ध धर्म बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। भारत के सांस्कृतिक जीवन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। अगले पॉइंट्स पर देखिए, जैनियों की विशेष देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में रही है। देखिए यहाँ से आपको इस पॉइंट्स को लिखना है, यहाँ से। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो सांस्कृतिक जीवन पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो। जैन धर्म में अगर बात करें तो जैन साहित्य में जो भाषा है, ठीक है, भाषा में अगर बात करें प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जैन धर्म के भाषा से ही हमें प्राप्त हुई है। ये जो भाषाएं आप देख रहे हो, तो ये भी एक देन है। इसके अलावा प्राकृत भाषा को विकसित करने में, महत्वपूर्ण बनाने में जैन धर्म की अहम भूमिका रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि प्राकृत भाषा से बहुत सारे और भी भाषाएं निकली हुई है। इसके अलावा साहित्य के बाद कला की अगर बात करें, कला के क्षेत्र में जो देन है वो जैन मंदिर, मूर्तियाँ, गुफाएं, ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ियाँ, या फिर खजुराहो, या फिर सौराष्ट्र, या फिर राजस्थान में जो भव्य जैन मंदिर है, इन सभी जगहों पर जो भी जैन मंदिर है वो भी कहीं ना कहीं, और पार्श्वनाथ, आदिनाथ के जो मंदिर है, जैनियों के कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे अपने माइंड में उतार लीजिएगा, उसी को एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझना बेहद जरूरी है। स्यादवाद और अनेकांतवाद, इसको समझिए। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिंपल वे में समझा दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगा। स्यादवाद सिद्धांत की अगर बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान भले ही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह ज्ञान सत्य हो या फिर पूरा ज्ञान हो उस वस्तु के बारे में। ज्ञान केवल कैवल्य को ही हो सकता है। संपूर्ण ज्ञान जो है ना वो
कैवल्य को ही हो सकता है। कैवल्य का मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म के आधार पर पूर्ण रूप से कर लेते हैं। इसी तरीके से अनेकांतवाद सिद्धांत क्या है, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान अलग अलग होती है। जैसे एक बर्फ के टुकड़े के बारे में किसी से पूछा जाए तो बर्फ के बारे में अलग अलग उत्तर देखने को मिलेगा। जैसे बर्फ ठंडा है, बर्फ कठोर है, बर्फ सफ़ेद है। सभी के ज्ञान सत्य है, परंतु जरूरी नहीं उस वस्तु का ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो। यह ज्ञान सीमित है। पूर्ण रूप से ज्ञानी को कैवल्य कहा जाता है, अर्थात इन्हें ही पूर्ण ज्ञानी होता है या फिर पूर्ण ज्ञान होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मैंने आपको यहाँ भी सेम चीज़ बताया, यहाँ पर भी सेम चीज़ बताया, फिर अलग क्या है। देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में जानकारी किसी को हो जाती है तो वो बताते हैं कि हाँ हमें इस वस्तु के बारे में जानकारी है। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक वो अपने तर्क के अनुसार बताते हैं कि इसका ज्ञान है। लेकिन कई धार्मिक किताबों में कहीं ना कहीं ईश्वर मौजूद है, तो ईश्वर के बारे में सभी धर्मों में बताया गया ना। उसी तरीके से क्या एक वैज्ञानिक ईश्वर के बारे में बताते हैं? नहीं। लेकिन क्या एक वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है? तो यहाँ पर ज्ञान होते हुए भी ज्ञान अधूरा है। और यहाँ पर क्या है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी वस्तु को छूता है, जैसे बर्फ़, तो बर्फ़ के बारे में वह अलग अलग प्रतिक्रिया देता है कि बर्फ़ ठंडा है, बर्फ़ कठोर है, बर्फ़ सफ़ेद है। तो इसका मतलब भी नहीं कि वह देख कर छू कर भी वह ये चीज़ बता सकता है कि उस वस्तु का पूरा ज्ञान है। बिल्कुल भी नहीं। दोनों कंडीशन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैवल्य होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैवल्य को ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मगध के उत्कर्ष का उल्लेख करे, या फिर मगध में हर्यक वंश से लेकर नंद वंश की व्याख्या करे, या फिर इनके योगदान के बारे में बताइए, तो आपको हूबहू इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको एक भी कटिंग नहीं करना है। कटिंग का मतलब शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि खुद ये बहुत ही शॉर्ट है। तो आपको जैसे यहाँ पर मैं बताऊँगा उसी तरीके से हूबहू समझना है। तो देखिए उत्कर्ष का मतलब होता है उसका निर्माण, यानी मगध का निर्माण कैसे हुआ। मगध में जो राजवंश आए वहाँ पर उसका डेवलपमेंट, उसका विकास किस प्रकार से किए। अनेकों राजवंश आए, हर्यक वंश आए, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सभी वंशों में अनेकों राजाओं ने यहाँ पर राज किए। किस तरीके से मगध को डेवलप किया, विकास किया, यही आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मगध के उत्कर्ष का कारण सबसे पहले समझते हैं। तो मगध एक विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो सका। तो उसके कारण क्या थे वो निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए हैं। यानी आपको पता होगा, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। हर एक राज्य में सबसे शक्तिशाली मगध था। तो ये क्यों था, इसका रीज़न यहाँ पर देखिए। सबसे पहला रीज़न है, सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक का मतलब होता है जमीनी बनावट। तो देखिए यहाँ पर मगध गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित था, जिससे उपजाऊ मैदान होने के कारण खेती करने की सुविधा थी। तो मगध जो था वह गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र के किनारे स्थित था। और आपको पता है कि गंगा नदी के मैदानी जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, और जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पर फसल अच्छी होती है, और जब फसल अच्छी होती है उसका पैदावार बढ़ता है, और उसका पैदावार जब बढ़ेगा तो उस राज्य के लोग जरूर डेवलप करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए छोटा नागपुर पठार के समीप, छोटा नागपुर पठार जो हमारा एरिया है ना, झारखंड वाला, तो छोटा नागपुर पठार के समीप स्थित होने के कारण वहाँ से लौह अयस्क यानी जो लोहा निकलता है। ठीक है। लौह अयस्क का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जिससे लोहा निकलता है, उसको क्या करते हैं फैक्ट्री में ले जाते हैं उस पदार्थ को। जैसे कि लाल लाल जो पत्थर होता है ना, तो उसी पत्थर को ही लौह अयस्क बोला जाता है। उससे क्या होता है कि फैक्ट्री में उसको क्या करते हैं, उस पदार्थ से लोहे को निकालते हैं, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको अलग कर देते हैं। यानी लौह अयस्क छोटा नागपुर में पाया जाता है। एवं अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिसके हथियार एवं कृषि यंत्रों को आसानी से बनाया जा सकता था। अब जहाँ पर लोहा बनाने के लिए सुविधा मिल जाएगी, अब जिस क्षेत्र में सोचिए, यहाँ पर क्या था, आपका मैदानी क्षेत्र था जो बहुत ही उपजाऊ था, खेती बाड़ी के लिए सबसे सुविधा, और इधर छोटा नागपुर में लौह अयस्क मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर लोहे की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी, और लोहे से हम लोग हथियार, साथ ही साथ खेती बाड़ी करने के लिए औजार भी बनाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी सुविधा हो गई जमीनी आधार पर। इसी तरीके से आसपास जंगली क्षेत्र होने के कारण लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरा थी। लकड़ी भी आसानी से प्राप्त हो जाती थी, ये भी रीज़न है छोटा सा। ठीक है। और बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरा, इसी को राजगिरा को ही गिरिव्रज भी बोला जाता है, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी तथा पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर एक जल उद्योग की भांति सुरक्षित था। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ पहाड़ से घिरे होने के कारण मगध की राजधानी राजगिरा और साथ ही साथ पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर उसको सुरक्षित महसूस होता था। यानी अगर इधर से आप आक्रमण करोगे तो भाई पहाड़ से गुजरना होगा, इधर से आक्रमण करोगे तो फिर आपको नदियों के संगम से गुजरना होगा। तो चारों तरफ से यह कहीं ना कहीं पहाड़ों और नदियों के घिरे होने के कारण भी बहुत ही सुरक्षित था। तो ये भी एक जमीनी कारण था, भौगोलिक कारण था जिससे मगध का उत्कर्ष हुआ।
नदियों के कारण जलमार्गों की सुविधा भी उपलब्ध थी, यानी नदियों में आवाजाही करने के लिए भी सुविधा यहाँ पर हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका आर्थिक कारक, यानी भौगोलिक कारक हम लोग देख लिए, इसके बाद हम लोग आर्थिक कारक देखेंगे। देखिए आर्थिक कारक भी बोल सकते हो या फिर आर्थिक कारण भी बोल सकते हो। तो देखिए आर्थिक कारण क्या है, इस समय तक लौह के प्रयोग के कारण कृषि कार्य करना आसान था। आपको पता है कि लोहे की मात्रा प्रचुर में थी, यानी बहुत ही ज़्यादा थी, और इस कारण से खेती बाड़ी जो होती थी वह बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी और करने में आसानी होता था, तथा मैदानी क्षेत्र होने के कारण अधिशेष कृषि उत्पादन होता था। यानी मैदानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी उपजाऊ थी, जिस कारण से कृषि का जो उत्पादन था वह अधिक होता था। अधिशेष वही चीज़ है, अत्यधिक होना, जिससे मगध के राजाओं को शक्तिशाली सेना रखने एवं व्यापार वाणिज्य में सहायता मिली। इस समय शहरों के उदय एवं मुद्रा का प्रचलन बढ़ने से व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी। आर्थिक रीजन क्या, आर्थिक का मतलब आपको दिमाग में रखना है कि पैसा कौड़ी। पैसा कौड़ी कहाँ से आएगा मगध में, तो भाई सबसे पहला रीज़न था कि यहाँ पर लोहे की मात्रा ज़्यादा थी। लोहे से अनेकों हथियार बना सकते हैं, औजार बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, और उसको खेती करने में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जब खेती की पैदावार अच्छी होगी, किस कारण से भाई, मैदानी क्षेत्र था, उपजाऊ मिट्टी थी, तो इससे भी तो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, पैसा कौड़ी आएगा। तो इस कारण से भी, और साथ ही साथ जब खेती की पैदावार अच्छी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, और व्यापार व्यवस्था के लिए नदियों के रास्ते के द्वारा हम लोग व्यापार भी कर सकते थे। साथ ही साथ शहरों के उदय एवं मुद्रा का भी प्रचलन बढ़ने लगा, व्यापारिक सुविधा भी बढ़ने लगी। तो ये भी कारण था आर्थिक रीज़न, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ, विकास हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। राजनीतिक समझते हो ना, और प्रशासनिक यानी राज व्यवस्था। तो मगध के राजा योग्य एवं शक्तिशाली थे, यानी मगध में जो भी राजा आए थे ना वो योग्य एवं शक्तिशाली थे, तथा उन्होंने सेना को सुदृढ़ यानी सबसे अच्छा बेहतर बलशाली करके युद्ध जीतकर तथा प्रशासनिक कूटनीति जैसे विवाह संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। जैसे होता क्या था, यहाँ पर कुछ कुछ राजा आते थे ना, आगे आपको जानकारी मिलेगी उसके बारे में। तो वो क्या करते थे, ऐसे राज्य से वह विवाह संबंध बनाते थे जिससे उनका फायदा हो, मगध राज्य का फायदा हो। तो इस तरीके से प्रशासनिक कूटनीति के आधार पर और अपने राजनीति के आधार पर कहीं ना कहीं मगध का विकास करते थे मगध के राजाओं द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला देखिए, मगध का संस्थापक बृहदत्त था। याद रखिएगा ये सारे चीज़ एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। हर एक तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। तो मगध का संस्थापक कौन था, यानी मगध का स्थापना किसने किया था, मगध राज्य का बृहदत्त था, जिसके पुत्र जरासंध ने आसपास के राज्यों को जीतकर मगध में भी मिला लिया था। दूसरे नंबर पर देखिए, मगध पर जिन वंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया था उनका क्रम इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके मगध का जो राजवंश आए थे उसका कालखंड, सबसे पहले हर्यक वंश का देखिए 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसके बाद देखिए शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इसके बाद नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इसके बाद मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। आपको बता दें ये जो डेट यहाँ पर मेंशन है, ये डेट अलग अलग मिल सकते हैं अलग अलग राइटर के किताबों में, लेकिन मैक्सिमम जो आपको ईयर मिलेंगे यही मिलेंगे जो यहाँ पर मेंशन है। तो चलिए एक एक करके सभी वंशों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश है, तो देखिए हर्यक वंश के बारे में समझते हैं, जिनका शासन काल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। हर्यक वंश क्या था, तो मगध साम्राज्य का पहला राजवंश था। इसे पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करके राजगद्दी में बैठते थे, इसीलिए पितृहंत्या वंश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया जाता था। इस वंश में निम्नलिखित राजा हुए। देखिए यहाँ पर पहला बिंबिसार। देखिए बिंबिसार और एक होता है आपका बिंदुसार, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। यहाँ पर बिंबिसार किस राजवंश के हैं, तो हर्यक है। ठीक है, हर्यक वंश के हैं। और बिंदुसार किसके हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने कई बार वीडियो में बताया। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था तथा इसने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। देखिए आपको डरना नहीं है कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, बहुत लंबा राजवंश यहाँ पर मगध में राज किए, ये टोटल यहाँ पर चारों प्रकार के लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको नंद वंश तक ही पूछा जाएगा। मौर्य वंश मैंने इसलिए इन्वॉल्व रखा है क्योंकि ये भी मगध में राज्य किए थे।
बाकी आप क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे नंद वंश तक तो ये नहीं इन्वॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मौर्य वंश तक पूछा जाए तब इसको इन्वॉल्व करना है, छोटा सा फिर आपको दे देना है आंसर में, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, एक एक करके सभी राज्यों के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है कि जैसे यहाँ पर इसके बारे में लिखा है बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था तथा इसने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना? हर्यक वंश, ठीक है। 544 ईसा पूर्व में स्थापना की थी। इसने राजगिरा या गिरिब्रज, यानी राजगिरा बोलो या फिर कहीं कहीं पर आपको गिरिब्रज मिलेगा, मैक्सिमम जगह पर राजगिरा मिलेगा। इसने जो मगध की राजधानी थी वह राजगिरा को बनाया था, ठीक है। यह प्रथम राजा था जिसने वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उसने निम्नलिखित विवाह किए। इसने कौन सी कूटनीति अपनाई थी ताकि अपने राज्य का विस्तार कर सके? भाई यहाँ पर मगध है, इसने सोचा चलो यहाँ पर इस राज्य से विवाह कर लेते हैं तो ये भी राज्य के साथ हमारा कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, तो इसको फिर अपने राज्य में ले लेंगे। फिर इधर अगर विवाह कर लेंगे इसके साथ हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये विवाह कूटनीति अपनाए थे। आगे देखिए, महाकौशला से विवाह, जो कि कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। ज़्यादा आपको लंबा लिफाफा नहीं लिखना है, अगर आप इसको लिखने जाइएगा या फिर अन्य किताबों में देखिएगा बहुत ही लॉन्ग तरीके से बताया गया है। अगर विवाह के बारे में बताए तो निम्नलिखित विवाह थे। पहला महाकौशला से विवाह, ठीक है, जो कि कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरे नंबर पर चेल्लना से विवाह किया, जो कि वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरे यहाँ पर देखिए क्षेमा से विवाह किए, जो मद्र अर्थात पंजाब देश की राजकुमारी थी। तो देखिए पंजाब, वैशाली, इसके अलावे कौशल, तीनों राज्यों से कहीं ना कहीं संबंध बन गया वैवाहिक संबंध के द्वारा। बिंबिसार यानी इसके राज दरबार में राजवैद जीवक रहता था। बिंबिसार के राज दरबार में राजवैद, राजवैद कहने का मतलब है राजघराने में एक डॉक्टर रहते हैं पर्सनल, उसी को राजवैद बोला जाता था। तो इसके राज दरबार में राजवैद जीवक रहता था, जिसे महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़ गए थे, इसी राजवैद जीवक को ही उसकी सेवा के लिए भेजा गया था। इसके अलावे जीवक को इसने अवंती के राजा प्रद्योत, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे, के चिकित्सा उपचार के लिए भी भेजा था। यानी यहाँ पर साफ साफ परिचय दिया जा रहा है राजवैद जीवक के बारे में। क्या परिचय दिया जा रहा है कि भाई इनको महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा गया था, और साथ ही साथ इसके अलावे इसने अवंती के राजा प्रद्योत, जो कि पांडु रोग से ग्रसित था, कोई बीमारी होगा, इस बीमारी के इलाज के लिए भेजा गया था। साथ ही साथ बिंबिसार अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम राजा था। बिंबिसार अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा था। बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। कहने का मतलब है जैसे कि पहले के टाइम में जो भी धर्म थे, ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो कहीं ना कहीं किनके संरक्षण में रहते थे? राजाओं के संरक्षण में रहते थे। तो उसी तरीके से बिंबिसार के संरक्षण में गौतम बुद्ध रहते थे, ठीक है। और बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र और साथ ही साथ उसका संरक्षण दोनों थे। विनय पिटक के अनुसार इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। विनय पिटक क्या है? आपका एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार बताया गया है कि जो बिंबिसार है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी तरीके से आपको लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज लिखना है। इसके बाद आगे देखिए, बिंबिसार ने बृहदत्त को युद्ध में पराजित कर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने तो देखिए वैवाहिक तरीके से तो कई राज्यों को मिला ही था, साथ ही साथ इन्होंने बृहदत्त को युद्ध में हराकर अंगराज्य को मगध में मिला दिया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा 492 ईसा पूर्व में की गई और फिर अजातशत्रु राजा बन गया। और आखिर में बिंबिसार को किसने मारा? उसी के पुत्र अजातशत्रु। शत्रु के नाम से ही लग रहा है कि ये अपने पिता की ही हत्या जरूर करेगा, और अपने पिता की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में राजगद्दी को हासिल किया और अजातशत्रु राजा बना। अब यहाँ से अजातशत्रु का कार्यकाल स्टार्ट। देखिए अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है। इसका एक अलग भी नाम होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा है, तो ये कुणिक के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है, यानी दूसरा नाम, उपनाम। अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था तथा उसने युद्ध जीतकर अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार उसने निम्नलिखित राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। अजातशत्रु जो है ना वो बहुत ही खतरनाक राजा था। शत्रु इनके नाम में है ना, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस तरीके का राजा होंगे।
उसने लिच्छवी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। यानी लिच्छवी को सबसे पहले उन्होंने युद्ध के आधार पर जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और अजात शत्रु को किसने मदद की थी इस राज्य को जीतने के लिए? तो इसके योग्यशाली जो मंत्री थे बस्कार, उन्होंने लिच्छवी राज्य में फूट डाला और उसने फिर इसमें जीतने में सहायता की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसने काशी को अपने राज्य में मिलाया। कौशल राजा ने अपनी बेटी का विवाह अजात शत्रु से कर काशी को दहेज में दे दिया। देखिए यहाँ पर समझिए, उसने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। अब ये कैसे मिला? तो कौशल राजा ने अपनी बेटी का विवाह अजात शत्रु से कर दिया। तो विवाह जब किया तो दहेज में क्या मिल गया भाई? पूरा काशी मिल गया, पूरा काशी राज्य, और उसको मिला लिया। आगे देखिए, उसने मल्ल संघ पर विजय प्राप्त की तथा उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करके मल्ल संघ को भी स्थापित किया, उसमें अपना अधिकार स्थापित किया। अजातशत्रु महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का समकालीन था। कहने का मतलब है अजातशत्रु के टाइम ही, ठीक है, इसके समय काल में ही महावीर जैन धर्म और गौतम बुद्ध का ही समय काल के टाइम ही इनका शासनकाल था। साथ ही साथ आरंभ में उसकी निष्ठा जैन धर्म के प्रति थी, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी शुरू में इनका जो विश्वास था, यानी ये जो धर्म अपनाए थे वो जैन धर्म अपनाए थे, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए और इसको स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ इसी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी को भी कैवल्य प्राप्त हुआ था इसी के शासनकाल में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। अजातशत्रु के समय ही राजगिरह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यानी पहली बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म वाले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संगीति राजगिरह में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? राजगिरह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अब यहाँ पर अजातशत्रु का शासनकाल खत्म होता है। अब यहाँ पर देखते हैं उदायीन। तो देखिए यहाँ पर उदायीन में किस तरीके से इन्होंने शासन किया। तो यह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा। लो कर लो बात, यहाँ पर ये भी अपने पिता की हत्या कर दिए और ये उनकी गद्दी पर बैठ गए। जिस तरीके से अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदायीन, आप लोग कक्षा 12वीं में पढ़े होंगे कि बताइए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदायीन ने की। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन में बहुत बार, मैंने कई बार 12वीं में आपको करवाया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदायीन ने की थी तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाया था राजगिरा से। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन के संगम पर था। संगम का मतलब होता है मिलन, ठीक है, गंगा और सोन नदी। चलिए आगे देखिए। उदायीन के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक हुए, जो कि कमज़ोर शासक थे। उदायीन के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए, जैसे कि आपका अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, ये जो थे ना वो कहीं ना कहीं इससे पहले जो राजा थे अजातशत्रु, बिंबिसार, उन सभी राजाओं से, साथ ही साथ उदायीन की अगर बात करें, ये भी उतना नहीं थे। तो ये बहुत ही कमज़ोर राजा थे। और हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक हुआ, जिसकी हत्या उसके आमत शिशुनाग ने 412 ईस्वी में की थी और इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे। तो देखिए इस वंश के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही सिंपल है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने, क्योंकि इस वंश का नाम इसी के नाम से स्टार्ट था। और किसकी हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश का जो आखिरी राजा था नागदशक, तो उसकी हत्या करके उसके बाद अपने जो शिशुनाग वंश था उसकी स्थापना की। अब यहाँ से पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था इसका शासनकाल। तो शिशुनाग के बारे में पढ़ते हैं। यह शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीत कर मगध में मिला लिया था। अवंती राज्य को जीता था और मगध में शामिल कर लिया था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। देखिए मगध की राजधानी कहीं ना कहीं राजगिरा से पाटलिपुत्रा से देखिए यहाँ पर वैशाली, तो अलग अलग तरीके से घूमता है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं इसकी राजधानी राजगिरा ही होती है। आप देखिएगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसकी राजधानी यहाँ पर शिशुनाग कहाँ पर बनाते हैं? वैशाली को बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राजा आते हैं कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग वंश के। तो यह शिशुनाग का पुत्र था। यह कौन था? शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के बाद राजा बना। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। सोच लीजिए, फिर से इन्होंने वैशाली को चेंज किया और पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक है,
किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, दूसरी बौद्ध संधि थी। और नाग वंश का जो अंतिम राजा था वह नंदीवर्धन था, जिसकी मृत्यु के बाद नाग वंश समाप्त हो गया, यानी इसका वंश ही समाप्त हो गया और नंद वंश की शुरुआत हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। तो देखिए, नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था और यहाँ पर इनके जो प्रथम राजा थे वो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक एवं एक शक्तिशाली राजा था। इसे सर्वछत्रांतक एवं उग्र सेना, इसका मतलब होता है विशाल सेना के कारण, जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। उपाधि समझते हो ना, इस नाम से इसको संबोधित किया गया। इसकी विशाल सेना के कारण यह भारत का प्रथम राजा था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो एकराट का मतलब होता है एक ही राजा, यानी इसके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली राजा नहीं हो, इस उपाधि से इसको संबोधित किया गया था। इसके बाद महापद्मनंद का कार्यकाल चला गया। इसके बाद घनानंद के समय, ठीक है, घनानंद आए, घनानंद के समय ही भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, सिकंदर कौन था? विदेशी आक्रमण था। 326 ईसा पूर्व में इसका आक्रमण होता है। अब यहाँ पर जैसे ही आक्रमण होता है सिकंदर का, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। ठीक है, यहाँ से आपको अगली वीडियो में जानकारी मिलेगी मौर्य वंश में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन, परिचय और उपलब्धियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से। 100% ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मौर्य साम्राज्य के जीवन परिचय के बारे में आपको पहले लिखना होगा। शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले उनके जीवन परिचय में मौर्य वंश की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले नंद वंश का शासन था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो के लास्ट में देखिएगा, नंद वंश का शासक था मगध में, आखिर में। तो मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए मगध में सबसे पहले नंद वंश का शासन को खत्म करना होगा, क्योंकि उसी का शासन था मौर्य वंश से पहले। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, यानी नंद वंश का स्थापना किसने किया था? महापद्मनंद। और वहां पर मौर्य शासन से पहले धनानंद राज्य कर रहा था। नंद वंश का यह आखिरी राजा था। देखिए, ये जो आखिरी राजा था ना, महामूर्ख महाभकलोल राजा था। इससे बेवकूफ़ राजा नहीं था, साथ ही साथ अय्याशी भी बहुत ज़्यादा करता था, शराब पीकर धुत रहता था। यहाँ तक कि उसकी जो बेटी थी वह भी अपने बाप को लेकर बहुत ही भला बुरा कहती थी, या फिर अपने मन में सोचती थी कि मैं किस पिता की बेटी हूँ, जो हमेशा नशे में धुत रहता है। और साथ ही साथ धनानंद के जो प्रजा वाले थे वो भी कहीं ना कहीं इस मूर्ख राजा के कारण असंतुष्ट थे। वो हमेशा चाहते थे कि ऐसा राजा बिल्कुल नहीं रहे, कोई दूसरा यहाँ पर राज्य करे कि हमें इस राज्य से छुटकारा मिल सके और हमारा राज्य आगे विकास कर सके। धनानंद ने कौटिल्य का मजाक बनाकर अपमान किया था। कौटिल्य यानी चाणक्य धनानंद के राज्य में ही रहता था। ठीक है, महान अर्थशास्त्री था, महान व्यक्ति था, महान पंडित था। ठीक है, इनके जैसा दिमाग, बुद्धि और तेज तरार कोई भी नहीं था इस शासनकाल में। ठीक है, इसकी बहुत सारी किताबें निकली है, उन किताबों को अगर आप पढ़िएगा तो लाइफ में जरूर सक्सेस कीजिएगा। खैर, जो भी है, धनानंद ने कौटिल्य को मजाक बनाकर अपमान किया था। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की मदद से धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना का परिचय में आप लोग क्या लिखिएगा कि भाई मौर्य वंश की स्थापना से पहले नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था और उसी का शासन चल रहा था मगध में। धनानंद ने कौटिल्य का मजाक बनाकर अपमान किया था और धनानंद क्या किया था? कौटिल्य का मजाक बनाया था। और इसी का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की मदद ली और धनानंद को पराजित किया, हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। अब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर इतिहासकारों के विभिन्न अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। कई विद्वान कहते हैं इनको कि ये क्षत्रिय थे, तो कुछ का मानना है कि ये शूद्र थे, यानी छोटी जाति के थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अलग अलग स्रोत भी है, जैसे जैन और बौद्ध साहित्य जो स्रोत है, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उनकी जो किताबें हैं, उनमें बताया गया कि ये क्षत्रिय थे। जबकि जो मुद्रा राक्षस है उसमें बताया गया और साथ ही साथ पुराण में भी ये उल्लेख है कि वह शूद्र थे। तो इस तरीके से अलग अलग स्रोतों में अलग अलग उनका वर्णन किया गया कि वो किस जाति के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में बचपन से ही भविष्य के सूचक महानता के सभी लक्ष्य विद्वान थे। यानी आपको यहाँ पर लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही बहुत ही बुद्धिजीवी और राजाओं के गुण थे।
एक महान राजाओं के विद्यमान गुण थे। लेकिन बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका पालन पोषण एक गौ पालक ने किया। बचपन में ही चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर उसका पालन पोषण एक गौ पालक यानी जो गाय को पालते हैं उन्होंने किया था। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथियों के साथ राजा की भूमिका अदा कर रहे थे, यानी बचपन का टाइम था। बचपन में क्या करते लोग, खिलौने से खेलते हैं और हमेशा बच्चे क्या खेल खेलते हैं, जो अपने बड़ों को देखते हैं उसी को ही ना खेल में खेलते हैं। खाना बनाते हैं छोटे छोटे खिलौनों में, या फिर जिस तरीके से बड़े करते हैं कि वो घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं उस तरीके से खेलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब चाणक्य गुजर रहे थे तो चंद्रगुप्त को देखते हैं कि वह किसी दूसरे बच्चे के साथ, जैसे कि वह खुद को मान रहा था कि वह एक राजा है और दूसरे बच्चों को बोल रहा था, आदेश दे रहा था कि तुम मेरा सेनापति रहोगे, तुम ये काम करोगे। तो इस खेल को देखकर चाणक्य वहां से गुजर रहे थे और ये सारी घटना देखकर उन्होंने बालक की प्रतिभा को पहचाना और उनकी क्वालिटी को देखकर उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए। चाणक्य ने इस बालक को विद्या दी, पढ़ाया लिखाया और युद्ध कौशल भी सिखाया, यानी युद्ध किस तरीके से की जाती है, युद्ध में क्या क्या कौशल होते हैं, क्या क्या विद्या होती है, उसमें किस टाइप से विद्या दी जाती है, जिस तरीके से एक महान राजा युद्ध में किसी को भी पराजित कर सकता है, वो सारी विद्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दी। इसके बाद नंद शासक से देश को आज़ाद कराने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया पूरी तरीके से, मानसिक तौर से भी शारीरिक तौर से भी। नंद शासक को आखिर क्यों हराना चाहता था चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बहुत सारा रीज़न है। एक तो उनका मजाक बनाया था चाणक्य का, और देखिए इसके अलावा बहुत सारे कारण है कि प्रजा से बलपूर्वक कर वसूली करता था कौन, नंद शासक। ये प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, जनता इन्हें घृणा की नज़र से देखती थी, जनता भी इससे नाखुश थी। पंजाब और उत्तर प्रदेश भारत सिकंदर के सामने घुटने टेक चुका था और इतना खराब राजा था, इतना बकलोल राजा था, ये सिर्फ अपने जनता के सामने अपनी ताकत को उजागर करता था, अपनी ताकत को दिखाता था कर वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए। जबकि जैसे ही सिकंदर जैसा आक्रमण इसके राज्य में आता है, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आता है, तो यह कुछ नहीं कर पाता और सिकंदर पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करके कब्जा कर लेता है। तो इस हालात के कारण कहीं ना कहीं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इस राजा को पराजित करना चाह रहे थे और इससे शासन व्यवस्था को छीनना चाह रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का दो ही लक्ष्य था, पहला विदेशी ताकत से देश को मुक्त करना, साथ ही साथ नंद का विनाश करना। यहाँ से हम लोग समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, एक एक करके समझेंगे पॉइंट वाइज। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉपी भरने के लिए ऊपर में लिखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल सेना नायक व वीर योद्धा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों का एक ही प्रमुख उद्देश्य नंद वंश का विनाश करना और राज्य सिंहासन अधिकार करना था। चंद्रगुप्त का विजय क्रम निम्नलिखित है। चंद्रगुप्त ने किस तरीके से मगध को हासिल किया, यहाँ पर देखिए सबसे नंबर 1 पर आपका मगध पर प्रथम आक्रमण। देखिए जिस तरीके से आप एक बार एग्जाम की तैयारी करते हो और एक बार में सफल नहीं हो पाते हो अच्छी तरीके से, उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य भी मगध पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो वो भी असफल हो जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सेना के साथ सीधे मगध पर आक्रमण कर दिया। ध्यान से समझिएगा, मगध क्या था, पूरे भारत में जो नंद शासक का कब्जा था, मगध सबसे केंद्र शासित राज्य था, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेना भी मजबूत थी, पर हर एक तरीके से मगध शक्तिशाली था। ये चीज़ मैंने आपको मगध के उत्कर्ष में बताया था कि मगध कितना शक्तिशाली है, इसका अलग अलग कारण है। तो इस तरीके से मगध में आक्रमण करना कहीं ना कहीं एक मूर्खता थी। ठीक है, मूर्खता तो नहीं बोला जाए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मूर्ख नहीं थे, वो एक भूल हो सकती है और उस भूल से कहीं ना कहीं सीख हासिल करके फिर अलग अलग रणनीति अपनाकर अलग अलग तरीकों से आक्रमण किए। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि सीधे वह मगध पर आक्रमण कर दिए, परंतु इससे पहले कि वे नंद साम्राज्य की थोड़ी सी क्षति पहुंचा पाते, वहां के लोग और नंद वंश के विशाल सेना ने चंद्रगुप्त सेना को नष्ट कर दिया। यानी मगध में आक्रमण जैसे ही किया चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेना थे वो नष्ट हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी और भागने के बाद वह पंजाब व सिंध में पहुंच गए। ठीक है, पंजाब व सिंध के इलाके में पहुंच गए। और आपको एक कहानी के तौर पर बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ किसी स्रोत से ही पता चला है। मगध में जैसे ही आक्रमण किए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जब वह भाग रहे थे तो इसी क्रम में कई दिनों तक किसी दूसरे घर में वह छुपते रहे। तो जिस घर में चंद्रगुप्त मौर्य छुपा हुआ था वहां पर एक माँ जो थी वह रोटी पका रही थी और उस माँ का एक छोटा सा बच्चा था, वह रोटी को लेकर वह उसको टुकड़ा कर रहा था। तो उस समय बीच से वह टुकड़ा कर दिया या फिर इस बीच से ही वह उंगली डाल दिया, जिस कारण से रोटी का जो गर्म गैस था रोटी के अंदर, उससे उसका हाथ जल गया और उससे रोने लगा। तभी गुस्से से उसकी माँ बोलती है, तुम चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा क्यों बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो, रोटी को बीच से नहीं खाया जाता है, किनारे
किनारे से खाया जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में एक बहुत घमासान रणनीति चली। वाकई में हमने गलती किया था मगध पर आक्रमण करके, हमें सबसे पहले किनारे किनारे वाले छोटे छोटे राज्यों को आक्रमण करके जीत हासिल करना होगा, अभी हम पूरे राज्य पर कब्जा कर पाएंगे और मगध पर भी आक्रमण करके विजय हासिल कर पाएंगे। तो ये घटना थी। ये घटना भी आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बाद वह पंजाब और सिंध में गए और वहाँ पर देखिए कैसे विजय हासिल किए। चंद्रगुप्त और चाणक्य वहाँ से भागकर पंजाब व सिंध आ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने सिकंदर के शासित क्षेत्र की जनता को उनके खिलाफ भड़काया। यानी पंजाब व सिंध में सिकंदर कब्जा कर लिया था और सिकंदर जो है वो कहीं ना कहीं बाहरी व्यक्ति है, वो बाहर से आकर यहाँ पर कब्जा किया आक्रमण करके। तो उसके खिलाफ भड़काना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं था। उसके खिलाफ जनता को भड़काया सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने और विद्रोह कर दिया वहीं के जनता के साथ मिलकर। और इनका लाभ उठाकर, वहाँ की जनता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की सेना इकट्ठा की। अलग अलग जगहों पर वह सेना का निर्माण किया, सेना की टुकड़ियों का निर्माण किया और सिकंदर के प्रतिनिधियों यानी सिकंदर के जो भी अधिकारी होंगे उन सभी अधिकारियों को, प्रतिनिधियों की हत्या कर दिए और पंजाब व सिंध पर अपना शासन व्यवस्थित यानी स्थापित कर लिए। इस तरीके से पंजाब में वह विजय हासिल किए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट, मगध पर दूसरा आक्रमण। इन सेनाओं का इस्तेमाल करके अब वह पूरे तरीके से मगध पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पंजाब व सिंध क्षेत्र आ गया था, इसलिए उसके पास धन का स्रोत बन गया था। साथ ही साथ उसके पास धन वगैरह यानी पैसे वगैरह भी आ चुके थे, जिससे सेना इकट्ठा करने में आसानी हुई। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने विजय अभियान मगध के छोटे छोटे क्षेत्र पर कब्जा करता चला गया। धीरे धीरे, मैंने क्या बताया था, मगध में डायरेक्ट ही कब्जा नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये अगर मगध है तो इसके छोटे छोटे जो किनारे किनारे जो क्षेत्र है उस पर कब्जा करने लगे, ठीक है। इसके साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति को और बेहतर करने लगे, करता चला गया और अंत में अपनी भारी सेनाओं के साथ उसने मगध पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा धनानंद को पराजित कर दिया, उसको हरा दिया और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य फिर से मगध पर आक्रमण करके विजय हासिल किए। इसी तरीके से सेम एक स्ट्रगल किए हुए विद्यार्थियों का भी हाल होता है। अगर विद्यार्थी एक बार में असफल होते हैं, दूसरी बार में असफल होते हैं, तीसरी बार में भी अगर असफल होते हैं तो चौथी बार में जरूर वो सफल होंगे। आपको ये काम करना होगा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा कि हम बार बार असफल हो रहे हैं तो किस जगह हम गलती कर रहे हैं। अगर आप उस गलती को ढूंढ लिए, पहचान लिए तो किसी भी क्षेत्र में कामयाब जरूर हो जाइएगा। चलिए, इसके बाद मगध पर कब्जा कर लिए, लेकिन मगध पर कब्जा करने से नहीं था। आपको पता है कि सिकंदर का सेनापति भी कहीं ना कहीं भारत पर काबिज था, तो उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी था, बाहरी आक्रमणकारियों को भी हटाना था। तो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, इससे भी युद्ध हुआ था। मगध साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया था, जिसके बाद उसने उन प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की जहां पर सिकंदर का अधिकार था। जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, इसी दौरान सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और सेल्यूकस भी सिकंदर के समान एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की मृत्यु के बाद आज़ाद हुए क्षेत्र को फिर से अपने अधीन करने की कोशिश में सफल रहा। यानी सिकंदर की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके मृत्यु के बाद कुछ क्षेत्र आज़ाद हो चुका था भारत का, लेकिन फिर उसको सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस था वह उसको कब्जा कर लिया। ऐसे में सेल्यूकस की सीमाएं जो थी वह बढ़ने लगी और इसके बाद चंद्रगुप्त की सीमा तथा सेल्यूकस की सीमा के बीच टकराव उत्पन्न हुआ। समझिए कि इधर ध्यान से समझिए, जैसे इधर से अफगानिस्तान से सेल्यूकस, ठीक है, यानी सिकंदर आया और यहाँ से फिर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस आया और इधर से यहाँ पर अगर मगध है तो यहाँ पर से आपका चंद्रगुप्त मौर्य विजय हासिल करके इधर से आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं बॉर्डर, एक सीमा आ गया, यानी इधर से सेल्यूकस, इधर से आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरीके से दोनों के बीच में सीमाएं आई और दोनों में टकराव उत्पन्न होने लगा, जिसके बाद दोनों शक्तियों के बीच युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो सेल्यूकस हार गया। आगे देखिए कुछ अन्य उपलब्धियां भी है। इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अलावा और भी बड़े बड़े अभियानों में हिस्सा लिया था। उसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया था। देखिए जो मगध है ना, मगध जो क्षेत्र है वो बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड वाला क्षेत्र है। तो ये जो बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, ये कहीं ना कहीं उत्तरी भारत है। तो उत्तरी भारत के अलावे दक्षिणी भारत में भी अपना साम्राज्य को विस्तार किया। तो ये भी एक अन्य उपलब्धियों में आप लिख सकते हो चंद्रगुप्त के मौर्य के उपलब्धियों के बारे में। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था और उसने अपने शासनकाल को इस प्रकार से चलाया था कि सभी लोगों का लोकप्रिय बन गया था। यानी वह एक कुर राजा नहीं था, वह जनता के विरोध नहीं सोचता था। चंद्रगुप्त मौर्य वह जनता के भले के लिए सारा कुछ सोचता था, इसलिए वह जनता के लिए लोकप्रिय हो गया था और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं एक शक्तिशाली साम्राज्य चलाया। तो इस तरीके से
इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके जीवन काल के बारे में, इनके वंश की स्थापना के बारे में आप लिख सकते हो। अगर इस तरीके से अपने एग्जाम में लिखोगे तो कभी भी नंबर नहीं कटेंगे, अच्छा मार्क्स जरूर मिलेगा। अशोक के धम्म की विशेषताओं को बताइए। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, या फिर इसके सिद्धांत के बारे में बताइए, या फिर इसकी अवधारणा के बारे में बताइए। अवधारणा को इंग्लिश में बोला जाता है कंसेप्ट। तो यानी इसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। किसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर इसी तरीके से देना है जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से है, इससे ज़्यादा टफ तरीका आपको यूज़ नहीं करना है, वरना क्वेश्चन के आंसर याद नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को धम्म के बारे में जानकारी नहीं होती है, कितनों पढ़ते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता ये धम्म क्या है। तो देखिए धम्म जो है ना, ठीक है, ये धा और आधा माँ और आधा माँ है, तो ये हिंदी वाला शब्द नहीं है। धम्म जो है वो किस पाली से निकला हुआ है, किस भाषा से निकला हुआ है, तो प्राकृत भाषा से निकला हुआ है। और आपको पता है कि प्राकृत जो पाली थी या फिर भाषा था वह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का था। तो बौद्ध धर्म में धर्म को, ठीक है, तो धर्म एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, तो धर्म को ही प्राकृत भाषा में धम्म बोला जाता है और संस्कृत भाषा में धर्म बोला जाता है। तो इसी धम्म को अशोक के धर्म के नाम से भी जान सकते हो, या फिर बोल सकते हो, या फिर अशोक के धम्म भी बोल सकते हो। तो धम्म का मतलब सीधा सीधा उसका मीनिंग निकलता है अशोक के धर्म, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, उसके बारे में समझ गए। अब समझते हैं कि अशोक के धम्म के बारे में। तो परिचय में आपको लिखना है कि कलिंग युद्ध के रक्तपात और भारी विनाशक स्थिति को देखकर अशोक का दिल दहल उठा। यानी आपको पता है कि कलिंग युद्ध किस तरीके से अशोक ने किया था, किस तरीके से कितने लाखों लोगों को लाशों के ढेर में उन्होंने कलिंग को जीता था, पूरा रक्तपात चला था। तो इस युद्ध के बाद उनका जो दिल था कहीं ना कहीं वो पसीज उठा, पूरी तरीके से वह चेंज हो गया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इससे पहले वो सनातन धर्म को अपनाया था, लेकिन फिर वह बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके बाद उसने प्रण लिया कि मैं आज से हिंसा नहीं करूँगा, अर्थात अहिंसा के पथ पर चलूँगा। मतलब मार धाड़ वाली चीज़ों से मैं अब दूर रहने वाला हूँ, ये सारे चीज़ों को छोड़ने वाला हूँ, हिंसा वाले चीज़ों से मैं कभी भी कोई भी काम नहीं करूँगा, अहिंसावादी बनूँगा। तो यही चीज़ अशोक ने अपनाई बौद्ध धर्म को अपनाकर। जैसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उसके बाद उन्होंने अशोक के धम्म की शुरुआत की। तो देखिए यहाँ पर अशोक के धम्म के बारे में देखते हैं। तो अनेक विद्वान अशोक के धम्म का अर्थ बौद्ध धर्म से लगाते हैं, यानी बहुत सारे जो विद्वान हैं वो अशोक के धम्म का जो अर्थ है वह बौद्ध धर्म से लगाते हैं, परंतु शिलालेखों से स्पष्ट है कि उसका अर्थ जीवन के सर्वमान नैतिक सिद्धांतों और व्यवहार से है। देखिए बहुत सारे विद्वान का मानना है कि ये जो अशोक ने धम्म नीति या फिर धम्म को जो अपनाए थे, धम्म में जो भी नियम कानून बताए थे अशोक ने, वह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही वह लिए थे। लेकिन शिलालेख जो था, जो शिलालेख समझते हो ना, तो अशोक के जो शिलालेख थे उसको देखने पर यह पता चलता है कि भले ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन इस धम्म में कहीं ना कहीं अशोक ने अपने नैतिक सिद्धांत को वहाँ पर लिखा था, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म की बातें वहाँ पर नहीं लिखी गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में आपको अलग नियम कानून दिखेंगे। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा को रखा गया है और इसमें भी अहिंसा को रखा गया है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें और उसमें अलग अलग है, जो आगे आपको वीडियो में मिलेंगे। अशोक अपने दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार है, और अशोक के दूसरे तथा सातवें स्तंभ के लेखों में जो व्याख्या की गई है धम्म के बारे में वो इस प्रकार से है, जो हम लोग नीचे देखेंगे। तो सम्राट अशोक अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। जो अशोक थे वह अपनी प्रजा को, उनके राज्य में जो जनता थी उस जनता को वह अपनी संतान मानते थे और प्रजा के कल्याण तथा देखभाल करना अपना दायित्व समझते थे या उनका फर्ज है। सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और अहिंसा एवं सच्चाई का पालन भी करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें अशोक ने अपने शिलालेख में लिखे थे। और सम्राट अशोक ने कहा धर्म है साधुता, यानी जो धर्म है ना वो साधुता है। साधुता का मतलब क्या होता है? सीधा सादा नॉर्मल जीवन, सन्यासी का जीवन। तो वही चीज़ यहाँ पर बताते हैं। अशोक कहते हैं कि धर्म जो है वो एक साधुता है, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, मृदुता यानी मीठी मीठी बातें बोलना, कड़वी बातें किसी को नहीं बोलना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, दया करना, दान तथा सुचिता करना,
धर्म है प्राणियों का वध ना करना, यानी इनके द्वारा, अशोक के द्वारा मानना है कि धर्म क्या है, तो भाई प्राणियों का वध नहीं करना, उनकी बलि नहीं चढ़ाना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, मित्र यानी जो दोस्त है, परिचितों जिससे आप परिचित है, संबंधियों, ब्राह्मण तथा श्रमणों। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बौद्ध धर्म के नियम कानून से अलग रखते हैं। यहाँ पर क्या है कि सभी धर्मों को आदर किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोला गया कि जो ब्राह्मण है उनसे आप नफरत करें या उनको ज़बरदस्ती बोले कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बौद्ध के, अशोक के धम्म की नीति में, ठीक है। तो ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, दया, दान तथा सुचिता करना। इसके अलावे धर्म है प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार के जीव हिंसा ना करना। तो ये सारे जो व्यवहार थे वह कहीं ना कहीं अशोक के धम्म में अशोक ने खुद से व्याख्या की है। अब इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं, धम्म के सिद्धांत क्या थे। तो आप यहाँ पर देखिए एक एक करके पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट था पिता और माता की सेवा करना, अहिंसा का अभ्यास करना। जैसे कि आपके माइंड में गुस्सा हमेशा रहता है, कोई भी अगर आपको मार दिया या किसी तरीके से भला बुरा बोल दिया तो आप तुरंत उसको मारना चाहोगे या फिर उसको बोलना चाहोगे या गाली देना चाहोगे। तो वही अहिंसा का अभ्यास करना है, आपको कंट्रोल करना है कि किसी तरीके से हिंसा वाले चीज़ों को अपनाना नहीं है। सत्य का प्रेम यानी सच के साथ प्रेम स्वभाव करना है, यानी सच्चाई को अपनाना है। शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और रिश्तेदारों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना है। दूसरे पॉइंट्स पर है पशु बलि उत्सव समारोह का निषेध करना है। जो पशु बलि है और पशु बलि को चढ़ाकर, ठीक है, उसमें जो उत्सव करते हैं हम लोग, जानवरों के मांस को खाते हैं और उत्सव मनाते हैं, इसका विरोध करना है, निषेध करना है। और महंगे और अर्थहीन समारोह और अनुष्ठानों से बचना है। जो महंगे महंगे और उसका कोई माने मतलब नहीं है और समारोह में बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं और अनुष्ठान में भी बहुत सारे पैसे को खर्चा करते हैं जिसका कोई भी माने मतलब नहीं है, वो सारे चीज़ों को हमें छोड़ना है। ये यहाँ पर इसके सिद्धांत में बताते हैं, बौद्ध के सिद्धांत द्वारा बताया जाता है। तीसरे नंबर पर समाज कल्याण की दिशा में प्रशासन का कुशल संगठन तथा धम्म यात्रों की प्रणाली के माध्यम से लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखना। आपको समाज के कल्याण के बारे में सोचना है, समाज में किस तरीके से कल्याण हो उस दिशा में आपको चलना है। प्रशासन का कुशल संगठन आपको करना है। साथ ही साथ जो भी धम्म से रिलेटेड लोग हैं उसके माध्यम से आपको हमेशा संपर्क बनाए रखना है, ठीक है, जिनको धम्म के बारे में जानकारी है। फोर्थ पॉइंट पर स्वामी द्वारा नौकरों के साथ, सरकारी अधिकारियों द्वारा कैदी के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। जो भी मालिक है, जिसको आप लोग बॉस बोलते हो, तो वो अपने नौकरों को, उनके यहाँ जो काम करते हैं उनके साथ और सरकारी अधिकारियों द्वारा कैदियों के साथ एक व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे ऐसा एहसास हो कि ना ही हम उनके पास नौकर के भांति काम कर रहे हैं, ना ही बड़ और छोटे का व्यवहार वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए, सभी के साथ समान और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये इनके सिद्धांत में था। साथ ही साथ जानवरों के प्रति सम्मान और अहिंसा और संबंधों के प्रति शिष्टाचार और ब्राह्मणों के प्रति उदारता होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके सिद्धांत में बताया गया कि जो जानवर है उनके प्रति आपको सम्मान भाव प्रकट करना है, अहिंसावादी बनना है यानी जानवरों को नहीं मारना है, संबंधों के प्रति जो भी आपके संबंध है उसके प्रति शिष्टाचार और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखनी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे तो आप उनके प्रति नफरत फैला दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता होनी चाहिए, सभी धर्म को इज्जत और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। 7 नंबर पर आपका युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करनी चाहिए। आपको हिंसा के आधार पर युद्ध करके विजय नहीं करनी चाहिए, धम्म के माध्यम से ही आपको विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये यहाँ पर टोटल 7 सिद्धांत थे, धम्म के सिद्धांत जो मैंने आपको बताया। आगे हम लोग बढ़ते हैं धम्म की विशेषताएं। देखिए धम्म के बारे में यहाँ पर जो भी पढ़िएगा ना, आपको कहीं ना कहीं एक ही चीज़ मिलेगा कि भाई सभी की रिस्पेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो सिद्धांत हो या फिर इसकी अर्थ हो या फिर इसका अर्थ हो या फिर यहाँ पर देखिए अशोक के धम्म की विशेषताएं, सभी कुछ आपको एक ही जैसा लगेगा। तो देखिए इसके विशेषताओं में सबसे पहले सार्वभौमिकता थी। सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी के साथ, यानी अशोक ने धर्म के सभी धर्मों की उच्चतम तथा सर्वश्रेष्ठ बातों का समावेश किया है। अशोक का मानना क्या था वो ध्यान से समझिएगा, भले ही वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, उनका मानना था सभी धर्म बहुत ही अच्छे हैं, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं अच्छी बातें बताई गई है। सारे धर्मों के ग्रंथों में ये चीज़ स्पष्ट लिखा गया है कि किसी को मत मारो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, गलत रास्ते पर मत चलो। तो अशोक कहीं ना कहीं सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे और इसीलिए उनके धम्म की यह भी विशेषता थी कि यह सार्वभौमिकता थी।
चलिए आगे देख लेते हैं दूसरे पॉइंट्स पर, अनुशासन और शिष्टाचार का महत्व। अशोक ने अपने धर्म में अनुशासन और शिष्टाचार पर विशेष बल दिया। वह अपने शिलालेखों में लिखता है, जिस प्रकार माता पिता के आज्ञा का पालन होता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और विद्यार्थियों को इसी प्रकार अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। यानी आपको डिसिप्लिन में रहना है, शिष्टाचार आपको अपनाना है। जिस तरीके से आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हो, उसी तरीके से आपको अपने गुरुओं की भी रिस्पेक्ट करनी है। और अशोक का कहना था कि जिस प्रकार छोटे बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, अशोक का कहना था कि जिस तरीके से छोटे बड़ों का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसी प्रकार बड़ों को भी छोटे से प्रेम करना चाहिए और उनके प्रति दया व प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। तीसरे पॉइंट्स पर आपका अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। तो कलिंग युद्ध के उपरांत, यानी जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने अहिंसा पर विशेष रूप से बल दिया। प्रथम शिलालेख के अनुसार उसने उन यज्ञों को बंद करवा दिया जिसमें पशु बलि होती थी। जिस यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी उस यज्ञ को बंद करवा दिया। जिनके रसोई घर में पशुओं का मांस पकता था, उसे अशोक ने एक आदेश द्वारा उसे भी बंद करवा दिया। चौथे नंबर पर आपका धार्मिक असहिष्णुता। अशोक सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं रखता था। उसका कथन था कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। यानी धार्मिक कट्टरता का मतलब क्या होता है? अगर आप हिंदू धर्म के हो, ठीक है, सनातन धर्म के हो, या फिर आप मुस्लिम धर्म के हो, तो आप ज़्यादा कट्टरवादी बनोगे तो किसी दूसरे धर्म को गलत बोलोगे कि वो गलत है। अगर आप अपने धर्म के प्रति ज़्यादा कट्टरवादी बनोगे तो आप दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं गलत ठहराओगे, उसके बारे में इज्जत उछालोगे। तो ये कट्टरवादी आपके माइंड में नहीं होना है, ये अशोक ने कहा है। उसका कथन था कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। एक स्थल पर वह लिखते हैं कि मनुष्यों को अपने धर्म का आदर करना चाहिए परंतु दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। आप अपने धर्म को भी रिस्पेक्ट कीजिए, साथ ही साथ दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट आपको करनी है, उसकी बुराई नहीं करनी है। ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की भलाई करता है और साथ ही दूसरे धर्मों का हित करता है। पाँचवें नंबर पर पॉइंट है आपका नैतिक आदर्शों की प्रधानता। अशोक ने नैतिक आदर्शों पर विशेष रूप से बल दिया। उसका कथन था कि प्रत्येक प्राणी को ब्राह्मणों, श्रमिकों, साधु आदि के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए तथा जीवन में सदा सत्य का पालन करना चाहिए। नैतिक का मतलब क्या होता है कि जो सही सही काम होते हैं, सही बोलना, सच बोलना, अच्छा काम करना, रिस्पेक्ट वाला काम करना, तो वो सारे चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है। अगले पॉइंट्स पर आपका कर्मकांड और आडंबर उनकी अपेक्षा। अशोक ने धर्म के कर्मकांड मूलक स्वरूप की अपेक्षा की है। सॉरी, यहाँ पर अपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा होगा। उपेक्षा का मतलब होता है इसे खत्म करना, ये नहीं रहना, ठीक है। यहाँ पर अपेक्षा मत लिखिएगा, उपेक्षा लिखिएगा। यानी अशोक ने धर्म के कर्मकांड मूलक स्वरूप की उपेक्षा की है, यानी जो कर्मकांड है, जो बलि चढ़ाई जाती थी, उसको हटा देना है। अशोक के अनुसार जादू टोने तथा व्यर्थ के आडंबरों में आस्था नहीं रखना है। यानी जो भी पाखंडी लोग हैं, जो जादू टोना करते हैं, उन सभी चीज़ों में आपको विश्वास नहीं रखना है, उन पर आस्था नहीं रखनी है, आपको ईश्वर पर आस्था रखनी है। यह सच्ची रीतियाँ नहीं है, यानी ये सच्ची रीतियाँ नहीं है। सच्ची रीतियाँ तो धर्म और नैतिकता के नियमों पर चलती है, जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र पर दया करना, जो भी प्राणी है उस पर दया करना तथा अहिंसा में आस्था रखना, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या आपका शुद्ध जीवन अपनाने पर बल देना। तो अशोक का कथन था कि मनुष्यों को यथासंभव शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह हर एक पापों से बचे। पाप, जो भी गलत काम वो करने के लिए जा रहे हैं, कोशिश करे कि वह उसे दोबारा ना करे, ठीक है। इनमें से आपका ईर्ष्या है या फिर क्रोध है, इसके अलावा निष्ठुरता, उग्रता तथा अभिमान, अतः मनुष्य को यथासंभव इनसे बचना चाहिए। और ये स्वाभाविक बात है, एक विद्यार्थियों में भी ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वो सक्सेस होंगे, वरना ज़िंदगी में पढ़ते रहिएगा कभी सक्सेस नहीं होइएगा। बहुत ही अच्छा है, आप अपने धर्म को अपनाते रहिए और अपने धर्म के जो भी सिद्धांत है, ना कहीं यहाँ पर जो बातें लिखी गई है वो भी आपके धर्म में जरूर लिखी गई होगी। तो उन सभी चीज़ों को अगर अपनाइएगा, क्रोध को दूर रखिएगा, किसी की बुराई कम कीजिएगा, तो आप जरूर सक्सेस कीजिएगा। आपको अभिमान नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है और गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी है। आगे हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए। खुद अशोक ने धर्म के विचारों को अपनाकर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगा और उसके शासनकाल में धर्म की नीतियाँ बहुत तेजी से फैली। प्राचीन भारतीय इतिहास के वे एकमात्र ऐसे राजा हुए जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए बहुत ही प्रयास किए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डाले, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद इसकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, इसकी जो राज्य व्यवस्था थी, इसकी जो कानून व्यवस्था थी,
इसका जो न्याय व्यवस्था था, इसका सैन्य व्यवस्था था, इसका कर व्यवस्था था, इसका नगर व्यवस्था था, इन सभी व्यवस्था को एकत्रित रूप से मौर्य प्रशासन व्यवस्था बोला जाता है। तो इसी को आपको लिखना है। इसमें कैसे याद करना है, देखिए एग्जाम के टाइम में आपको अगर पढ़ना है वीडियो के माध्यम से, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले पहला पॉइंट्स आपको याद करना है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था। अब यहाँ पर हम लोग आगे पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हेडलाइन में केंद्रीय शासन व्यवस्था में यानी केंद्र की शासन व्यवस्था किस तरीके से थी, तो पहला पॉइंट्स आपका आ जाता है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मंत्रिमंडल की बनावट किस तरीके से थी मौर्य प्रशासन में या फिर मौर्य साम्राज्य में। इसके बाद तीसरे पॉइंट्स पर आ जाता है मंत्री परिषद, इनका गठन किस तरीके से होता था, किस तरीके से इनकी सैलरी होती थी। इसके अलावे विशाल नौकरशाही के बारे में आपको लिखना होगा। इसके अलावे देखिए पांचवा पॉइंट गुप्तचर व्यवस्था, इसको अगर आप नहीं लिखते हो मौर्य प्रशासन व्यवस्था में, समझिए आपका नंबर ही नहीं मिलेगा या फिर एग्जामिनर सोचेगा आप मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़े हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है गुप्तचर व्यवस्था। फिर सैन्य व्यवस्था किस तरीके से थी, इसी तरीके से 7 नंबर पर न्याय व्यवस्था किस तरीके से थी, 8 नंबर पर राजस्व व्यवस्था यानी जो टैक्स होता था, सरकार को कहाँ से लाभ होता था ज़्यादा टैक्स में, इसकी व्यवस्था के बारे में। इसके अलावे नगर शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इन सभी टोटल 6 से 7 8 पॉइंट्स को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब इसको आपने लिख लिया अभी कॉपी में, लिखने के बाद फिर क्या करोगे, वीडियो को देखिए हर एक पॉइंट्स को और समझिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आप एग्जाम में 100% लिख दोगे अगर पॉइंट्स याद रहेंगे। तो ध्यान से समझिए आंसर को। मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ये दोनों किताब से हमें पता चलती है, एक इंडिका और अर्थशास्त्र से। मौर्य शासन व्यवस्था की रीढ़ चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था थी। मौर्य शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित शीर्षकों या फिर बिंदुओं में बांटा जा सकता है जो निम्नलिखित है। पहला आपका यहाँ पर आ जाता है हेडलाइन में कि केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए राजा ही शासन का केंद्र था। राजा जो था वह शासन का केंद्र बिंदु था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और सेना का प्रधान होता था। कार्यपालिका आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, पॉलिटिकल साइंस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो भी मंत्रीगण काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी वर्तमान टाइम में लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और इसके अलावा जितने भी मंत्रीगण हैं वो सारे जो काम करते हैं वो कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। उसी तरीके से व्यवस्थापिका का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसमें कानून व्यवस्था बनाती है, यानी कानून व्यवस्था को बनाया जाता है। जैसे कि गृह मंत्रालय, भारत में अगर वर्तमान के टाइम में अगर बात करें, गृह मंत्रालय का जो काम होता है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाना या फिर उसमें सुधार करना भी है। उसी तरीके से इस व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानून व्यवस्था का निर्माण करना, और न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्याय व्यवस्था को चलाना, न्याय दिलाना। और सेना का प्रधान यानी इन सारी व्यवस्था का और साथ ही साथ सेना का भी प्रधान कौन था, राजा रहता था। अर्थशास्त्र में राजा के साहस, वीरता, शस्त्र एवं शास्त्र का ज्ञान आवश्यक बतलाया गया है। मौर्य शासन व्यवस्था में राजा को असीमित अधिकार थे। मौर्य शासन व्यवस्था में राजा को बहुत ही ज़्यादा अधिकार दिया गया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह धर्म के विरुद्ध काम कर सकता था। इसका रीज़न क्या है आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। मौर्य शासन व्यवस्था निम्न प्रकार से थी, देखिए यहाँ पर अभी पता चलेगा कैसे था। तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है, ये हेडलाइन लिखिएगा आप। तो इस तरीके से अगर किसी राजा का सोच रहेगा तो बताइए उस राजा को कितना भी अधिकार दिया जाए कभी भी उसकी प्रजा नाखुश नहीं रहेगी। राजा अपने हितों के लिए नहीं बल्कि प्रजा के हितों के लिए काम करता था। कहने का मतलब यह है कि मौर्य राजा निरंकुश या फिर अत्याचारी शासक नहीं था, वह प्रजा के हितों की रक्षा करने वाला था। दूसरे पॉइंट्स पर यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडल की किस तरीके से व्यवस्था थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए सचिवों की नियुक्ति होती थी। देखिए राजा हर काम अकेले थोड़ी ना करेगा, अधिकारी, मंत्री, सचिव इन सभी के साथ ही मिलकर करेंगे। तो उसके लिए सचिवों की नियुक्ति होती थी या सचिव मंत्री कहलाते थे। इनकी संख्या 3 या 4 होती थी तथा इनका चयन आमंत्य वर्ग यानी ये कोई मंत्री ही होता था, वही ये सारे मंत्रियों का चुनाव करते थे। राजा द्वारा मुख्यमंत्री या फिर पुरोहित, देखिए मुख्यमंत्री बोल सकते हो या फिर इसको पुरोहित का चुनाव उपदा परीक्षण को अपनाकर किया जाता था। यहाँ पर समझिए आप, चाहे कोई भी मंत्री हो या फिर पुरोहित हो, ठीक है। मुख्यमंत्री आप लोग समझते हो ना, एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसी तरीके से पुरोहित उसको बोला जाता था मौर्य प्रशासन में जो धार्मिक व्यवस्था से रिलेटेड काम को करता था, उससे रिलेटेड कार्य को करवाता था, ठीक है, राजा को सलाह देता था।
तो इन सभी का चयन इस नियम के आधार पर या फिर इस विधि के आधार पर होता था, जिस विधि का नाम है आपका उपदा परीक्षण। अब ये उपदा परीक्षण क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में साफ साफ लिखा गया है कि मौर्य काल में राजा अपने प्रमुख यानी खास मंत्रियों का, सामंतों और पुरोहितों का चयन करने से पहले उनके चाल, चरित्र और अपने प्रति वफादारी का भली भांति वह परीक्षण करते थे। क्या वो इस लायक है, इस पद के लायक है, तभी उनको उस पद के लिए चयनित किया जाता था। ये मंत्री राजा के घनिष्ठ साथी होते थे और ये जो खास मंत्री होते थे कुछ कुछ, वह राजा से ज़्यादा लगाव रखते थे, उससे मित्रता रखते थे और विभिन्न मामलों पर राजा इनके साथ विचार विमर्श भी करके किसी भी कार्य को शुरू करते थे। यानी राजा से वह सलाह लेते थे कि ये काम करे या फिर नहीं करे, उसके बाद ही उस काम को शुरू करते थे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल के अलावा मंत्री परिषद भी होती थी, यह राजा को परामर्श देने का काम करती थी। मंत्री परिषद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ वर्तमान टाइम की शासन व्यवस्था से। राहुल गांधी की जो मंत्री परिषद है उसको विपक्ष पार्टी बोला जाता है, तो वही विपक्ष पार्टी की भूमिका यहाँ पर मंत्री परिषद की होती थी। विपक्ष पार्टी का काम क्या रहता है, सरकार किसी तरीके से निरंकुशवाद नहीं हो जाए, जनता के हित के लिए सोचे, जनता के विरोध में कोई काम नहीं करे, इन पर दबाव हमेशा बनाते रहे और राजा को हमेशा बताते रहे कि ये काम गलत है या फिर ये काम सही है। वही यहाँ पर मंत्री परिषद का काम होता था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मंत्रिमंडल के अलावा एक मंत्री परिषद भी होती थी, यह राजा को परामर्श देने का काम भी करती थी। परामर्श का मतलब उसको सलाह देते थे, ये काम आप कीजिए, ये सही है, ये काम गलत है, इसको मत कीजिए। यह राजा की निरंकुशता पर भी नियंत्रण रखने का काम करता था। कहने का मतलब है अगर जनता के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो उस पर भी यह नियंत्रण रखता था, तो विपक्ष पार्टी हुआ ना। मंत्री परिषद की संख्या मंत्रिमंडल से ज़्यादा होती थी। मंत्री परिषद की संख्या सोचिए मंत्रिमंडल से ज़्यादा होती थी, यानी यहाँ से जस्ट उल्टा, यहाँ पर विपक्ष पार्टी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भाई वही मंत्रिमंडल बन जाएगा ना, वही सरकार बन जाएगा। जबकि उस टाइम में देखिए यहाँ पर मंत्री परिषद ही ज़्यादा होती थी, तो निरंकुशता पर नियंत्रण रखना चाहती थी, वही ज़्यादा है और मंत्रिमंडल कम है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को 48,000 पण, जैसे उस टाइम में रुपया को पण बोला जाता था, उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, तो 48,000 पण और मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण तनख्वाह मिलती थी। अब जो विपक्ष में रहेगा तो उसको कम ही ना पैसा मिलेगा और जो मंत्रिमंडल में रहेगा, सरकार में रहेगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसी तरीके से इनकी तनख्वाह रहती थी। मंत्री परिषद राज्य की नीतियों और राजाओं पर विचार विमर्श करती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का भी सुझाव देती थी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका विशाल नौकरशाही। तो आप इसमें शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हो या फिर कुछ आप यहाँ पर जो पद है यहाँ पर इस पद को याद भी कर सकते हो कुछ का, तो आपकी मर्जी। विशाल नौकरशाही में यहाँ पर देखते हैं कि आपका शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशाल नौकरशाही की व्यवस्था थी। नौकरशाही कहने का मतलब है सरकारी नौकरी, समझ में है ना, सरकार के अंडर में काम करना। तो सरकार के अंडर में जरूरी था सबको रखना, तभी ना सरकार अच्छे से चलेगी। इस काम में 18 विभाग और 25 अध्यक्षों का वर्णन हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि टोटल 18 विभाग थे काम करने के लिए सरकार के अंडर में और 25 अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर इनके अंडर में काम करने वाले हर एक पद में अलग अलग यानी ऊपर से लेकर नीचे तक व्यवस्थित तौर पर यहाँ पर नियुक्त होते थे और काम करते थे। इनको अगर याद करने के लिए जाओगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, नहीं याद होगा। वैसे आप वीडियो में देख सकते हो, आपके माइंड में इतना होना चाहिए अगर आप इनको लिखना चाहते हो। वर्तमान में किस तरीके से सरकार के अंडर में सारे विभाग में काम होते हैं, उसी तरीके जैसे पुलिस अधिकारी, न्याय व्यवस्था अधिकारी, इसके अलावा टैक्स अधिकारी, तो उसी तरीके से आपको लिख देना अपनी मर्जी से, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको आखिर में लिखना है यहाँ से कि सारी नौकरशाही की बनावट पिरामिड की तरह होती थी। पिरामिड समझते हो ना, पिरामिड किस तरीके से होता है, कहीं ना कहीं इस तरीके से पिरामिड होता है ना, कहीं ना कहीं इस तरीके से पिरामिड होता है। तो इस तरीके से इनकी नौकरशाही की बनावट होती थी, जिसमें सबसे ऊपर राजा था और उसके बाद 48,000 पण पाने वाले अधिकारी से लेकर 10 पण पाने वाले अधिकारी थे। तो मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आपको नोट डाउन करना है। कुछ अधिकारियों का नाम याद कर लेना जो मैंने आपको भी बताया और उसी तरीके से इसको मेंशन कर देना है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट्स है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर किसे कहते हैं, जासूस को बोला जाता है। तो जासूस की व्यवस्था भी उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी। मौर्य शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है महत्वपूर्ण व्यवस्था थी उनकी गुप्तचर व्यवस्था। संपूर्ण साम्राज्य में जासूस का जाल सा बिछा हुआ था। गुप्तचर दो तरह के होते थे, एक वैसे गुप्तचर होते थे जो एक ही जगह स्थित रहकर काम करते थे और दूसरा घूम घूमकर जनसाधारण की गतिविधियों से राजा को अवगत कराते रहते थे। एक ही जगह रहकर गुप्त रूप से सारी जानकारी देते थे और दूसरा जो गुप्तचर रहता था वह घूम घूमकर चारों तरफ कहाँ पर क्या बातें हो रही है, क्या राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है या दूसरे राज्य यहाँ पर
आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, इन सभी की जानकारी दूसरे गुप्तचर घूम घूम कर देते थे, अवगत कराते थे राजा को। आगे देखिए सैन्य व्यवस्था के बारे में, यानी सैनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ शामिल थे। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए टोटल पैदल, यानी 6 लाख पैदल, मतलब समझ रहे हो, पैदल चलने वाले सैनिक, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ भी शामिल थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मौर्य के पास विशाल सेना थी। सैन्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसे 6 भागों में बांट दिया गया था। सैन्य व्यवस्था को टोटल 6 भागों में बांट दिया था ताकि यह चुस्त और दुरुस्त रहे। और वह 6 भाग कौन कौन थे? नौसेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और यातायात। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, नौसेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और यातायात। गज का मतलब हाथी होता है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, ये तो आपको पता है। तो ये सारे टोटल 6 प्रकार के सेना बटे हुए थे 6 भाग में। सेना की देखभाल परिषद करती थी, जो 6 समितियों में भी बटी थी। सेना भी 6 भागों में बटी थी, तो 6 भागों की रखरखाव के लिए 6 समितियाँ बहुत ही जरूरी थी। इसके 5-5 सदस्य होते थे, यानी एक एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 6-5 30 सदस्य। और प्रत्येक समिति सेना के एक भाग का देखभाल करती थी, यानी हर समिति एक एक सेना विभाग का देखभाल करती थी। और सैनिकों को सरकार की तरफ से तनख्वाह भी मिलती थी। तो ये हो गया सैन्य व्यवस्था। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 7 नंबर, न्याय व्यवस्था। तो मौर्य शासन व्यवस्था में राजा ही न्याय का प्रधान होता था। 2 तरह के न्यायालयों, धर्मस्थीय और कंठक शोधन की व्यवस्था थी, जो क्रमशः दीवानी और फौजदारी मामलों को देखती थी। इसके अलावा श्रेणियों और ग्राम पंचायतों के द्वारा भी न्याय कार्य का संपादन किया जाता था। दंड प्रक्रिया काफ़ी कठोर थी। जुर्मानों, अंगभंग तथा प्राण दंड भी व्यवस्था में थी, यानी वहाँ पर दंड व्यवस्था में आपका जुर्मानों भी था, जुर्मानों के आधार भी दंड दिया जाता था। साथ ही साथ अंगभंग कहने का मतलब है किसी का हाथ काट दिया, पैर काट दिया या फिर आंखें फोड़ दी, तो ये भी आपका वहाँ पर व्यवस्था था दंड देने का। इसके अलावा प्राण दंड मतलब मृत्यु दंड, इसके अलावा ये सारी व्यवस्था वहाँ पर दंड व्यवस्था में थी, यानी न्याय देने के लिए कोई गलत काम करेगा तो इन सभी में से किसी एक को दंड देकर न्याय किया जा सकता है। अलग अलग, यानी केंद्र व्यवस्था में भी न्याय व्यवस्था थी और साथ ही साथ ग्राम पंचायतों से भी न्याय व्यवस्था की जा सकती थी। आगे देखिए 8वां नंबर, राजस्व व्यवस्था यानी टैक्स व्यवस्था। यानी राजा को कहीं ना कहीं से टैक्स तो मिलती होगी, तो उसकी भी व्यवस्था देखिए। अर्थशास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, वणिक, पथिक आदि को राजस्व प्राप्त के साधन के रूप में बतलाया गया है। यानी ये सभी कार्यों से, ये सभी चीज़ों से राजा को टैक्स मिलती थी। चुंगी, जुर्मानों तथा शराब, बुच्चड़खाना, नमक, वैश्या, अंचल संपत्ति आदि से आने वाले कर राज्य के आमदनी के स्रोत में भी प्रमुख थे। शराब को बनाने या फिर बेचने या फिर बुच्चड़खाने या फिर नमक, वैश्या, अंचल संपत्ति इत्यादि से भी राजा को टैक्स मिलती थी। इसके अलावा खनिजों, उद्यानों, वनों, जल और जो स्थल मार्ग है उनसे भी राज्य को आमदनी होती थी। और राजस्व व्यवस्था की देखभाल समाहर्ता के द्वारा ही की जाती थी। इस तरीके से राजस्व व्यवस्था थी। आगे हम लोग देखते हैं नगर शासन व्यवस्था। नगरों के प्रशासन की व्यवस्था अलग से की गई थी। नगर का शासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। नगर का जो शासन व्यवस्था था उसमें 30 सदस्य का एक मंडल होता था, वही चलाता था। यह मंडल 6 समितियों में बटा हुआ था और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। पहली समिति शिल्पियों का निरीक्षण करता था, यानी उनका सर्वे करता था, रखरखाव करता था, देखरेख करता था। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु के आंकड़े को रखती थी। चौथी समिति वाणिज्य और व्यापार की देखरेख करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं, यानी बने हुए जो वस्तु थे उसका विक्रय का निरीक्षण करती थी। अंतिम समिति का काम बिक्री कर वसूलना था, यानी जो भी चीज बिक जाता था उससे टैक्स वसूलना था। इसके अलावा नागरिक जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का भी काम नगर परिषद ही करती थी। इसके सदस्य नगर कमिश्नर कहलाते थे। इसके जो सदस्य होते थे, अधिकारी होते थे, वह नगर कमिश्नर कहलाते थे। नगर का प्रधान नगर अध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी, बुनियाद रखी थी, उसमें शासन व्यवस्था को विभिन्न पहलुओं पर पूरा ध्यान दिया गया था। यानी हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू में बारीकी से ध्यान दिया गया था कि इनकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जनता के हित के लिए काम करे। लेकिन समय के अंतराल में इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और अशोक ने कुछ सुधार या परिवर्तन इसमें लाए थे। आपकी मर्जी, आप यहाँ पर अशोक के सुधार के बारे में भी लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष में लिखना है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं, यानी शॉर्ट तरीके से हम यह कह सकते हैं कि मौर्य शासन व्यवस्था में एक ऐसी शासन व्यवस्था थी, केंद्रीकरण और लौहती दोनों को ध्यान रखा जाता था। यह ऐसी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने में सफलता मिली थी।
उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक कभी करते नहीं हो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो उस मेहनत के लिए कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें, यानी किस प्रकार से इतना अच्छा साम्राज्य खत्म हुआ, नष्ट हुआ, उन सभी कारणों को बताना है। देखिए कारण बहुत सारे निकल कर आएंगे अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, लेकिन आपको उसी कारणों को यहाँ पर लिखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट्स को देखकर एग्जामिनर आपके कॉपी में नंबर दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सारे बिंदुवार देखिएगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई उसके बाद समझिए कि मौर्य साम्राज्य एक एक करके टुकड़ा होता गया, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो एक केंद्र शासित राज्य था, सारी शक्ति केंद्र पर थी। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हो गई उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो भी प्रांत थे उसमें टुकड़ापन होने लगा और धीरे धीरे ये नष्ट होता गया। और लगभग 50 वर्षों के अंदर ही मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश का सबसे लास्ट जो शासक था बृहद्रथ, उसको मारकर, उसको किसने मारा? पुष्पमित्र शुंग ने मारा था। शुंग वंश की नींव डाली, यानी मौर्य वंश के बाद भारत में शुंग वंश की बुनियाद रखी गई। और इस शुंग वंश के राजा पुष्पमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके भारत में कब्जा किया। इस तरह मौर्य के शासन काल का अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कई बातें जिम्मेदार है जो यहाँ पर नीचे लिखी गई है। देखिए पुष्पमित्र शुंग ने क्यों मारा था, इसका रीज़न अगर छोटा सा मैं आपको बताऊं, ये जो अशोक था इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म में जो इनका धम्म नीति था, इस नीति को बहुत तेजी से चारों तरफ फैला रहे थे। उस नीति के तहत बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार किया गया, यानी हिंसा को छोड़कर, साम्राज्यवादी नीति को छोड़कर अहिंसा की ओर बढ़ने लगे। और यही चीज़ जो ब्राह्मण लोग थे उनको पसंद नहीं आया। और पुष्पमित्र शुंग भी एक ब्राह्मण थे और वो भी चाहते थे कि ये जो अशोक कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के बुनियादी ढांचे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन्होंने मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, इनकी हत्या करके इस मौर्य वंश को खत्म किया और अपने शुंग वंश की बुनियाद डाली। और भी कारण देख लेते हैं। तो पहला कारण देखिए, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया किस प्रकार से आई? तो देखिए विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार अशोक की धार्मिक नीति के खिलाफ जो ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई है वह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। ब्राह्मण की जो नेगेटिविटी प्रतिक्रिया थी मौर्य साम्राज्य के प्रति, मौर्य साम्राज्य में क्या हो रहा था, अशोक या फिर अशोक के अलावा जितने भी उत्तराधिकारी आए उन्होंने बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी, हिंसा को छोड़कर अहिंसावादी बन गए। इस कारण ब्राह्मण जो थे वह अपनी नेगेटिव प्रतिक्रिया दिखाने लगे। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने, संस्कारों तथा बलि प्रथा के विरुद्ध, ब्राह्मणों के अपमान तथा ब्राह्मणों के विरोधी कानून का निर्माण, जिसके कारण ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी ब्राह्मणवादी थे, ठीक है, उनका जो कर्मकांड था, जो भी वो काम करते थे, बलि प्रथा, इसके अलावा जो भी उनका संस्कार था, हवन वगैरह जो भी करते थे, उन सभी से कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था से भी उनका कनेक्शन था। साथ ही साथ उनका संस्कार भी था और साथ ही साथ उनका एक अटूट संबंध था, उनका एक अपना धार्मिक संबंध था। तो उसके खिलाफ अगर कोई जाएंगे तो भाई उनकी नेगेटिव प्रतिक्रिया होगी। इस कारण से ब्राह्मण जो है वह अपनी प्रतिक्रिया मौर्य साम्राज्य के ऊपर दिखाना शुरू किए और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का ये भी एक कारण बन सकता है, ठीक है, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। इसी के कारण पुष्पमित्र शुंग विद्रोह के रूप में हुआ, जिसके फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं अशोक की अहिंसा नीति, यानी अशोक ने जिस तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में क्या है, आपको अहिंसावादी बनना होगा और यही अहिंसा नीति अशोक अपनाए। तो इतिहासकारों के एक दूसरे वर्ग के द्वारा अशोक की अहिंसा नीति को साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माना गया है। आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है कि कुछ विद्वानों का मानना है या फिर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो अशोक ने अहिंसा नीति अपनाई जिस कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अशोक की इस नीति के फलस्वरूप सैनिकों में सामरिक भावना तथा लड़ाई की क्षमता कम हो गई। देखिए सैनिक क्या होता है, सैनिक लड़ाई करने के लिए होता है, युद्ध करने के लिए होता है, चाहे उसकी मृत्यु हो या फिर जिंदा बचे या फिर ना बचे, चाहे उसका पैर कटे, सर कटे, हाथ कटे, यानी वो हिंसा के लिए ही माना जाता है। और यहाँ पर जब उनके राजा ही अहिंसावादी बन चुके हैं तो बताइए सैनिक का हाल क्या होगा, उनकी क्षमता घट जाएगी, लड़ाई में वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे। वे ग्रीक आक्रमणकारियों को रोकने तथा प्रांतीय विद्रोह को दबाने से अक्षम रहे, यानी वहाँ पर वह सफल नहीं रहे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इस विचार का समर्थन किया है। इसके अलावा देखते हैं तीसरे बिंदु पर आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का भी कारण था कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। डॉक्टर कौशाम्बी तथा डॉक्टर रामशरण शर्मा ने आर्थिक संकट को साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार बतलाया है। देखिए अगर जहां भी आपको ये नाम नहीं याद रहेंगे तो उस सिचुएशन में आपको लिखना है कि कई विद्वानों का मानना है कि आर्थिक संकट के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। विशाल मौर्य साम्राज्य को बनाए रखने और इसके शासन को सुचारू रूप
से चलाने के लिए एक बड़ी सेना और एक नौकरशाही मौजूद थी। नौकरशाही कहने का मतलब है, नौकरशाही के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सिंपल वे में समझिए, नौकरशाही का मतलब है सरकार के अधिकारी या फिर उस अधिकारी के नीचे जितने भी नियुक्ति हुए हैं सरकार के काम को करने के लिए, यानी सरकारी नौकरी करने वाले। तो इसके ऊपर काफी खर्चा आता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है। जनता पर विभिन्न प्रकार के करों को लगाने के बावजूद इस विशाल रूप को बनाए रखना कठिन था। और इतने बड़े नौकरशाही और इतनी बड़ी जो सेना थी और भी जो मंत्री पद थे, इन सभी चीजों को चलाना इतने कम खर्च में बिल्कुल भी कठिन हो रहा था। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध भिक्षु को दान देकर अपना खजाना खाली कर दिया था। देश में आर्थिक दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी रीजन है जिस कारण से मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति संकट में हो गई और मौर्य साम्राज्य का पतन का यह भी एक कारण था। आगे देखिए 4th पॉइंट पर, प्रांतों का अत्याचार शासन। देखिए मगध केंद्र शासित राज्य था, तो केंद्र में सिर्फ और सिर्फ राजा बैठेगा, बाकी प्रांतों में कहीं ना कहीं उनके अधिकारी बैठेंगे। तो जो उनके अधिकारी शासन कर रहे थे वह कहीं ना कहीं अत्याचारी हो चुके थे। तो ये भी रीजन है मौर्य साम्राज्य के पतन का। आइए देखते हैं, इसके अलावा प्रांतों में अत्याचारी शासन को भी साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माना गया है। बिंदुसार के काल में ही तक्षशिला के नागरिकों ने विद्रोह किया था। जब अशोक राजा बना तो फिर से यही बात दोहराई गई। अशोक ने जनता को आक्रामक कष्ट नहीं देने की हिदायत दी। यानी बिंदुसार के टाइम में जब विद्रोह हुआ, उसके बाद जब अशोक आया, अशोक ने बताया कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, इसकी हिदायत दी। उसने इसी समस्या को खत्म करने के लिए वैशाली, तक्षशिला तथा उज्जैन में कई सरकारी अफसरों या फिर बोला जाए जो अधिकारी है उसको बदल दी गई। लेकिन इसके प्रयासों के बावजूद दूरवर्ती प्रांतों में अत्याचार होते रहे तथा तक्षशिला ने मौर्य साम्राज्य के जुए को अशोक के तुरंत बाद उतार फेंका। यहाँ पर ये एक कहावत के जैसा है। इसके बाद यही चीज यहाँ पर बताया गया कि अत्याचार खत्म नहीं हुआ प्रांतों में और तक्षशिला में मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। उसके बाद फिर अशोक के साम्राज्य को फेंक उखाड़ दिया। तक्षशिला में प्रांतों के विद्रोह से भी मौर्य साम्राज्य को काफी धक्का पहुंचा और इसके पतन में ये भी एक कारण है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका 5वां नंबर, बाहरवर्ती प्रदेशों में नए भौतिक ज्ञान। बाहरवर्ती प्रदेशों का मतलब है मगध के अलावे जितने भी प्रदेश थे उनको नए भौतिक ज्ञान की जानकारी हो चुकी थी। किस भौतिक ज्ञान की? तो यहाँ पर देखिए, मगध साम्राज्य के विस्तार में लोहे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये चीज मैंने आपको मगध के उत्कर्ष के वीडियो में बताया था। लोहा एक महत्वपूर्ण भूमिका है मगध के उत्कर्ष में, इसके विकास में। और लोहे का ज्ञान जब तक मगध तक सीमित रहा, यानी जब तक मगध के लोगों पर ही ये जानकारी थी कि मगध में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व पाया जाता है, महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, महत्वपूर्ण लोहा पाया जाता है, जिससे हम लोगों का जो साम्राज्य है वह कुशल रहेगा, मजबूत रहेगा। लेकिन जब अन्य क्षेत्रों में मगध का विस्तार हुआ तो इसके फलस्वरूप दक्कन और कलिंग के लोगों को भी इन भौतिक तत्वों की जानकारी हो गई। बाहरी लोगों को भी इन्हीं भौतिक तत्वों की जानकारी हो गई। लोहे के औजारों, हथियारों के बाहरी प्रदेशों में प्रयोग के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। यानी यहाँ पर यही रीजन है, लोहे के बारे में जानकारी हो गई कि मगध में लोहा है और अन्य राज्य भी यहाँ से लोहा हासिल करने लगे और इस कारण से मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट 6वां कारण, पश्चिमी उत्तर सीमा की उपेक्षा। यानी उपेक्षा का मतलब वही चीज है, कमजोर पड़ना। अशोक देश और विदेश में प्रचार में इतना उलझ रहा कि पश्चिमी उत्तर सीमा की सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। चीन के शासक शी हुआंगटी ने चीन की महान दीवार का निर्माण कर अपने साम्राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था कर ली थी। यानी वह अपने साम्राज्य के सुरक्षा के लिए एक बड़ी दीवार बना दी थी उत्तरी पश्चिमी एरिया में। इसके बगल में समझिए, मान के चलिए, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, इसके बगल में मौर्य साम्राज्य, इसके बगल में आपका चीन वाला था। यहाँ पर दीवार बन गई। इसके कारण क्या हुआ, चीन तो सुरक्षित हो गया बाहरी आक्रमण से, लेकिन जो बाहरी आक्रमण चीन को करने वाले थे वो अब मौर्य साम्राज्य पर बाहरी आक्रमण करेंगे, क्योंकि चीन ने अपनी आक्रमण होने वाले चीज़ों से बचाव के लिए उन्होंने दीवार का निर्माण कर दिया था, अपने साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कर ली थी। लेकिन अशोक ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जब स्कीथियानों ने चीन की तरफ विस्तार की संभावना नहीं देखी, यानी चीन की तरफ ये जो है स्कीथियानों या चीन की तरफ विस्तार करना चाह रहा था, उस पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन वहां पर दीवार देखा तो फिर वह विस्तार नहीं कर पाया और भारत की ओर कदम बढ़ाया। तो पार्थियन, शक और ग्रीक भारत की ओर आगे बढ़ने लगे। यहां से ग्रीकों ने भारत पर कई आक्रमण किए जो मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। आगे देखिए 7 नंबर पॉइंट, अशोक का उत्तरदायित्व। आखिर इनका क्या उत्तरदायित्व था? देखिए, कुछ इतिहासकार अशोक को मौर्य साम्राज्य के विध्वंस के लिए उत्तरदायी मानते हैं, यानी यही सबसे खतरनाक थे जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इनके अनुसार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दी। इसका असर सैनिक क्षमता पर पड़ा, सैनिकों की शक्ति काफी घट गई। उसके द्वारा बौद्धों का पक्ष लिया गया, जिससे ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई, जिसका शिकार मौर्य साम्राज्य को होना पड़ा। उसने धर्म प्रचार में ज्यादा समय देने के कारण शासन कार्य पर उतना ध्यान नहीं दिया। राजकों को उनके पूरा अधिकार, जो राजकों थे यानी मगध के अलावे जो भी
राज्य के सरकार थे, ठीक है, स्टेट के जो सरकार थे, प्रांत के जो सरकार थे, उनको उसने पूरा अधिकार दे दिया अशोक ने, जिस कारण से इसका अवसर देखकर स्वतंत्र हो गए और अशोक ने दान देकर खजाना खाली कर दिया तथा वित्तीय संकट ने साम्राज्य को पतन के कागार पर पहुंचा दिया। उसने अपने पौत्रों यानी उनका जो पोता था उसको भी नवीन विजय करने से मना कर दिया, यानी उसको भी अहिंसावादी बना दिया। अशोक के द्वारा यही चीज बताया गया कि आपको युद्ध करके विजय हासिल नहीं करना है, हिंसावादी चीज को छोड़ना है, अहिंसावादी बनना है, तथा उन्होंने शासनकाल ट्रेनिंग देकर योग्य नहीं बनाया और यह भी रीजन था जिस कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। आगे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है कि यह कहा जा सकता है कि मौर्य शासकों ने जिस भौतिक संस्कृति को समस्त भारत में सिंचित करने का प्रयास किया, उसी के फलस्वरूप यानी उसी के परिणाम सत्ता पर से मगध का एकाधिकार भी समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं इतिहास वालों, मेजर पेपर वालों या फिर माइनर पेपर वालों विद्यार्थी, जो क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बताया है, आप चाहो तो दोनों वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, दोनों से ही बेनिफिट मिलेंगे। तो इतनी अगर मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो कम से कम वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इतनी गर्मी में बहुत मेहनत हो रही है। और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।